નમસ્કાર. કામધેનુ યુનિવર્સિટી આયોજિત ઓનલાઈન પ્રશિક્ષણ કાર્યક્રમનું આજે 24મું સત્ર છે અને આજના આ સત્રમાં કામધેનુ યુનિવર્સિટી વતી હું આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે જે આ કોરોના મહામારી ચાલી રહી છે એ મહામારીમાં જો કોઈ ઉદ્યોગ ટકી રહ્યો હોય તો એ ઉદ્યોગ કૃષિ, પશુપાલન અને ડેરી ઉદ્યોગ છે. જ્યારે મહામારીમાં બધા જ પોતાના પરિવાર સાથે સમય પસાર કરી રહ્યા હતા ત્યારે આપણા ખેડૂતો અને આપણા પશુપાલકો છે એ ત્યારે પણ પોતાનું કામ કરી રહ્યા હતા. આ મહામારીમાં ઘણા પરિવારો એવા પણ છે કે જેમણે પોતાના મોભી ગુમાવ્યા છે અથવા ઘણા પરિવારો એવા પણ છે કે જેમના મોભીએ પોતાની નોકરી ગુમાવી છે. તો આવા દરેક પરિવારો અને દરેક ગ્રામીણ યુવાનો માટે આજે એક પોતાનો નવો વ્યવસાય શરૂ કરવા માટે આપણે એક નવો વિચાર લઈને આવ્યા છીએ અને એ વિચાર પર વાત કરવા માટે આપણી સાથે ડોક્ટર શ્રીજા મેડમ ઉપસ્થિત છે. આજનો આપણો વિષય છે કે દહીં અને અન્ય ફર્મેન્ટેડ મિલ્ક પ્રોડક્ટ્સ બનાવવા માટેની આધુનિક તકનીકો. જેમ મેં કહ્યું એમ આ વિષય પર વાત કરવા માટે ડોક્ટર શ્રીજા મેડમ ઉપસ્થિત છે. વેલકમ મેમ. થેન્ક યુ. મેડમ છે એ ડેરી વિજ્ઞાન મહાવિદ્યાલય આણંદ ખાતે મદદનીશ પ્રાધ્યાપક અને વડા તરીકે હાલ કાર્યરત છે અને ડેરી વિજ્ઞાન વિષયમાં પણ બહોળો અનુભવ ધરાવે છે. મેડમે ઘણી નેચરલ ફ્લેવર્સનો ઉપયોગ કરી અને ઘણી ફ્લેવર્ડ મિલ્ક પ્રોડક્ટ્સ પણ બનાવી છે અને હું આશા કરું છું કે એનો પણ મેડમ થોડો આપણને એ વિશે પણ વાત કરશે. તો હું શ્રીજા મેડમને વિનંતી કરીશ કે તેઓ દહીં અને ફર્મેન્ટેડ મિલ્ક પ્રોડક્ટ્સ વિષય પર પોતાની વાત રજૂ કરે. स्लाइड शेयर कर लूं? ओके. दिखाई दे रहे थे स्लाइड श्रद्धा? Yes ma'am, presentation was visible. अच्छा, ओके. So entire slide show करूं? You just go to PPT. Okay, fine. Yeah, it is visible ma'am. ओके. अभी ठीक है? Yes ma'am. शुरू कर दूं? Yes ma'am. ओके. तो सबसे पहले जो है मैं कामधेनु अथॉरिटीज को मेरा धन्यवाद कहना चाहूंगी. उन्होंने मुझे ये मौका दिया दही और अन्य फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करने के लिए. और दूसरा, जितने भी लोग ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं सभी को मैं अपना नमस्कार कहती हूँ. और आज जो मुझे दिया गया है ये टॉपिक वो है दही और अन्य फर्मेंटेड डेयरी उत्पादनों की टेक्नोलॉजी. तो उसके बारे में मैं बात करूंगी आपसे. तो आप सब जानते हैं कि दूध जो है हमारा एक संपूर्ण आहार माना जाता है. तो दूध के कंपैरिजन में जब हम दही के बारे में बात करते हैं तो दही को दूध से एक कदम आगे बोला जाता है अगर उसका पोषक तत्व अगर आप देखोगे तो भी, और उसके हमारे स्वास्थ्य पे जो असर है वो अगर देखेंगे तो भी दही को दूध से एक कदम माना जाता है. वो इसलिए है कि दही में दूध के गुण तो है ही, दूध के जितने भी पोषक तत्व है वो दही में भी है. उसके साथ साथ दही में जो आधवन प्रक्रिया से जो भी गुण आता है, जो भी पोषक तत्व आता है वो भी मौजूद है दही में. इसलिए उसको दूध के कंपैरिजन में एक कदम आगे माना जाता है.
आप ये दही और दही से बना हुआ जितने भी प्रोडक्ट्स है, जैसे कि लस्सी है, श्रीखंड है, छाछ है, रायता है, ये सभी जो है प्रोडक्ट्स, ये हम हमारे खाने में, रोज के खाने में रोटी चावल इन सब के साथ ये भी खाते हैं। इसमें से कोई ना कोई एक चीज तो हर एक के घर पे रोज खाते ही है। और इसके अलावा इसलिए ये जितने भी फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स है, इनका हमारे खाने में, हमारा कल्चर और हमारे जितने भी फेस्टिवल्स है उसमें भी बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। उसके अलावा हमारे पूजा में, भगवान जी के जितने भी पूजा हम करते हैं उसमें आपने पंचामृत बनाते हैं, उसमें दही होता ही है। उसके अलावा भगवान जी का अभिषेक कराने में हम लोग दही इस्तेमाल करते हैं। और आप अगर वेदों और उपनिषदों अगर आप देखोगे तो उसमें भी दही और छाछ, इसका जो आपके स्वास्थ्य पर जो अच्छा असर है उसके बारे में उसमें भी बताया गया है। उसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि हमारे कृष्ण भगवान को दही कितने पसंद है, दही और मक्खन बहुत ही पसंद है। और जन्माष्टमी के दिन दही हांडी का प्रोग्राम भी होता है। तो ये सभी चीजें, मतलब दही और जितने भी फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स है दही से बना हुआ, ये सब हमारे डेली डाइट में भी, और ऊपर से हमारे कल्चर, हमारे संस्कृति, इन सब से जुड़ा हुआ है। तो ये फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स है क्या? तो अगर आप देखोगे तो फर्मेंटेड डेयरी उत्पादनों दूधમાં स्टार्टर कल्चर मतलब गुजराती में मेड़वण बोलते हैं, मेड़वण ना कि ने फर्मेंट आधवण प्रक्रिया से, आधवण प्रक्रिया करके हम जब बनाते हैं उसको हम फर्मेंटेड डेयरी उत्पादन बोलते हैं। अब ये जो है इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वर्ड मैंने लाल कलर में रखा हुआ है, वो है स्टार्टर कल्चर, जो मेड़वन हम दूध में डालते हैं दही बनाने के लिए। ओके, ये स्टार्टर कल्चर जो है ना, इसके बारे में हम और थोड़ा देखेंगे, ये है क्या स्टार्टर कल्चर। अब आप यहाँ पे देखोगे तो स्टार्टर कल्चर एटले शू, तो मैंने आपको बताया था कि ये मेड़वन है। तो आप जब दही बनाते वक्त, घर पे हर एक के घर पे दही बनते हैं, ये तो मैं जानती हूँ। तो घर पे जब दही बनाते वक्त दूध में आप एक दिन पहले का दही का उसमें से 1 या 2 चम्मच दूध में डाल देते हैं नया दही बनाने के लिए। आप ये जो दही डालते हैं उसमें ऐसे क्या चीज है जो दूध में से दही बनाते हैं, वो है ये स्टार्टर कल्चर। अब स्टार्टर कल्चर है क्या? ये स्टार्टर कल्चर जो है वो सूक्ष्म जीवाणु है या फिर बैक्टीरिया हम बोल सकते हैं, बैक्टीरिया है, वो फायदाकारक बैक्टीरिया होता है। अब सूक्ष्म जीवाणु कई तरह के होते हैं, जो हमारे बीमारियां फैलाने वाले होते हैं, और जो हमारे खाने जो है वो सब खराब करने वाले होते हैं, और फायदाकारक भी होता है। तो ये जो हम बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं वो फायदाकारक होता है और हमारे पसंद करेल होता है। मतलब अगर मुझे दही बनाना है तो मैं ऐसे फायदाकारक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करूंगी, मैं सिलेक्ट करूंगी। कई सारे फायदाकारक बैक्टीरिया होता है, उसमें से जो मुझे दही बनाने के लिए दही दे सके ऐसे बैक्टीरिया को मैं सिलेक्ट करूंगी। और वो शुद्ध होना जरूरी है और सक्रिय होना भी जरूरी है, तभी जाके आपको दूध में से दही कुछ समय के अंदर, कुछ दौरान के अंदर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने दूध में वो डाल दिया, मेड़वन डाल दिया और आप बैठे 10 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, दही नहीं बन रहा, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इसलिए ये बैक्टीरिया का सक्रिय होना बहुत जरूरी है। और हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? बहुत ही ओछी मात्रा में हम दूध में डालते हैं, बहुत ही कम मात्रा में। जैसे अगर नया दही जमाना है तो आप पहले दिन का दही में से एक चम्मच या 2 चम्मच दूध में डालते हैं दही, और उससे फिर बनाते हैं। इसलिए ये जो ओछी मात्रा में जो मेड़वन डालते हैं उसको हम इनोकुलम बोलते हैं, हमारे जो साइंटिफिक भाषा में उसको इनोकुलम बोलते हैं। और वो डालने का जो प्रक्रिया है ना, उसको हम बोलते हैं इनोकुलेशन। अब जब दूध में हमने ये ऐसे फायदाकारक पसंद करेल शुद्ध सक्रिय बैक्टीरिया को डालते हैं तो वो दूध में इच्छनीय फेरफार लाते हैं, जो हमें चाहिए
ऐसे चेंजेस उसमें लाते हैं, उसको इच्छनीय फेरफार लाते हैं। उसकी वजह से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो दिखाया है, आप कुछ पिक्चर्स मैंने यहाँ पे रखा है, ये सब जो है ऐसे जो फायदाकारक बैक्टीरिया का पिक्चर रखा हुआ है मैंने। ये आप वैसे अपने आंखों से देखोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, उसके लिए हमें ये माइक्रोस्कोप का मदद लेनी पड़ती है। तो माइक्रोस्कोप के मदद से आप जब देखोगे तो आपको ऐसे दिखाई देंगे बैक्टीरिया, और बहुत ही छोटे होते हैं, ये माइक्रोन साइज में होते हैं, इसलिए हमें सीधे अगर देखोगे तो दिखाई नहीं देंगे अपने आंखों से, तो इसलिए हम माइक्रोस्कोप की इस्तेमाल करते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब हम दही के बारे में, दही तो सभी लोग जानते हैं, इसलिए पहले मैं थोड़ा दही के बारे में बताना चाहूंगी। और ज्यादातर जो दही और दूसरे लस्सी ये सब बनाते हैं, वो दही में से लस्सी, छाछ, श्रीखंड ये सब हम दही में से ही बनाते हैं। तो दही में जो उसका जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो अगर आप समझ लेंगे तो आपको दूसरे जो प्रोडक्ट्स बनाने में भी आराम से उसका पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे दिखाया है, दूध है। दूध में मैंने बोला था कि बैक्टीरिया, जो फायदाकारक बैक्टीरिया जो हम डालते हैं वो मैंने यहाँ पे दिखाया है। ये जो दूध में जो भी हम स्टार्टर कल्चर इस्तेमाल करते हैं वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का मेडवन हम दूध में डालते हैं, तो वो बैक्टीरिया जो है वो आधवन प्रक्रिया में हम मदद करते हैं और दूध में से दही बनता है। अब इस प्रोसेस में होता क्या है वो समझते हैं। वैसे तो एकदम सिंपल लगेगा, लेकिन अगर साइंटिफिक वे में अगर आप देखोगे तो उसमें दूध के अंदर हम जानते हैं कि लैक्टोज है, प्रोटीन्स है, पानी है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, ये सभी है दूध में। और दूध में जो लैक्टोज है ना, उसको ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। तो जब लैक्टोज में से ये एसिड बनेगा तो दूध का जो पीएच है वो कम होके 4.6 हो जाता है। जब वो 4.6 से नीचे चले जाते हैं तो ये जो है दूध में जो प्रोटीन है, दूध में जो सबसे ज्यादा मात्रा में जो प्रोटीन है वो है केसिन। वो केसिन जो है अस्थायी हो जाता है और दूध जम जाते हैं। तो ये है मेन जो है प्रोसेस, जो दही दूध में से कैसे दही बनते हैं। अब हम देखेंगे घर पे जब दही बनाते हैं तो आप कैसे बनाते हैं। आप दूध लेते हैं, गाय का, भैंस का, जो भी है वो दूध लेते हैं, आप उसको उबाल लेते हैं, अच्छी तरह उबालते हैं और उसके बाद उसको ठंडा कर देते हैं दूध को। तो उसमें हम बस ठंडा हुआ है कि नहीं ऐसा हाथ डाल के देख लेते हैं कि ठंडा हुआ है कि नहीं। और जब ठंडा हो जाता है तो पहले दिन जो दही हमारे पास मेडवन पड़ा हुआ है, और दही या फिर दही या छाछ जो है वो उसमें से 1-2 चम्मच दूध में डाल देते हैं और उसको हम एक रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं। और तब तक छोड़ते हैं जब तक दही जम नहीं जाते हैं, फिर उसको उठा के हम फ्रिज में रख देते हैं। ये है हमारे घर पे जो दही बनाने का तरीका। लेकिन जब डेयरी में दही बनाते हैं और कमर्शियल लेवल पे जब बनाते हैं तो उसमें हम पहले मिल्क लेते हैं, जैसे घर पे लेते हैं वैसे ही इधर भी रॉ मिल्क, लेकिन डेयरी में तो वो लोग रॉ मिल्क रिसीव करते हैं। फिर उसमें कुछ प्रोसेसिंग स्टेप्स करना पड़ता है, जैसे कि प्री हीटिंग करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, फिर स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, उसके बाद होमोजेनाइजेशन करते हैं, फिर हीट ट्रीटमेंट देते हैं और उसके बाद उसको ठंडा करते हैं इंक्यूबेशन टेम्परेचर तक। फिर स्टार्टर कल्चर उसमें डालते हैं और उसके बाद उसको पैकेजिंग करते हैं, उसके बाद इंक्यूबेशन के लिए रखते हैं। तो ये प्रोसेस जो है थोड़ा सा फर्क है, जो घर पे हम बनाते हैं उससे थोड़ा सा फर्क है। जो हम कमर्शियली जब दही बनाते हैं उसमें हमें ये हर एक स्टेप डिटेल में देखेंगे आगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक अच्छी क्वालिटी का दही बनाना है
तो सारू दही बनाना है तो उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो उसमें सबसे पहले जो है दूध आपको सिलेक्ट करना पड़ता है और उसके बाद उसको कुछ प्री ट्रीटमेंट्स देनी पड़ती है। उसके बाद दूध को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसको ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद दूध में जो स्टार्टर कल्चर मैंने आपको बोला था वो डालते हैं। स्टार्टर मेड वन जो है स्टार्टर कल्चर डालना पड़ता है और उसके बाद उसको दूध को एक सरखा तापमान में रखना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कभी ये सर्दी का मौसम में और गर्मी के मौसम में जब दही जमाते हैं तो प्रॉब्लम्स बहुत होता है। गर्मी के मौसम में आप बोलते हैं कि एकदम दही खट्टा हो गया, सर्दी के मौसम में बोलते हैं कि अभी तक तो दही जमा नहीं है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे आगे। फिर उसके बाद एक बार दही बन गया उसको ठंडा करते हैं। फिर उसके बाद अगर कुछ और प्रोसेसिंग स्टेप्स करना है तो वो करते हैं और पैकेजिंग करते हैं। अब एक एक स्टेप डिटेल में देखेंगे हम। सबसे पहले जो है वो है आपको दूध कैसा होना चाहिए। तो दूध जो है, क्योंकि कोई भी हम खाना बनाते हैं एक खराब वस्तु से एक अच्छी चीज तो नहीं बना सकते। तो एक अच्छी क्वालिटी की दही बनाना है तो आपका दूध भी उतना ही अच्छा क्वालिटी का होना जरूरी है। तो दूध जो है वो ताजा होना चाहिए, सारा स्वाद नहीं होना चाहिए, बैक्टीरिया की संख्या जो है वो बहुत ही कम होना चाहिए और उसका कंपोजिशन जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, मतलब कोई भी अडल्ट्रेशन उसमें नहीं होना चाहिए और मस्टाइटिक दूध मिला हुआ नहीं होना चाहिए उसमें दूध में, और एंटीबायोटिक रेसिड्यूज और कोई भी अन्य अवरोधकों से मुक्त होना चाहिए दूध। ये बहुत जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि कैसे दूध होना चाहिए, स्वच्छ दूध होना चाहिए, स्वच्छ दूध होना चाहिए। आप लोगों ने स्वच्छ दूध उत्पादन के बारे में तो इससे पहले भी क्लासेस अटेंड की, मतलब सुना है, वेबिनार में सुना होगा। तो ये स्वच्छ दूध में से ही आप एक अच्छा क्वालिटी का दही बना सकते हैं। आप ताजा सारा स्वाद बैक्टीरिया जो ओछी संख्या में हो, ये सब तब भी पॉसिबल है जब आप स्वच्छ दूध उत्पादन करोगे। और मास्टाइटिक दूध के बारे में मैंने, जब आपका जो एनिमल है गाय जो है, अगर उस कोई बीमारी है उसमें, तब उसका दूध का जो कंपोजिशन है वो पूरा चेंज हो जाता है। तो अगर आप वो दूध नॉर्मल दूध के साथ मिक्स करोगे और उसमें से अगर फर्मेंटेड दही जैसा प्रोडक्ट बनाओगे तो कभी भी अच्छा क्वालिटी का दही नहीं बनेगा। दूसरी बात ये है कि जब गाय भैंस कोई बीमार है, तो बीमारी है गाय भैंस को, तो आप दवाइयाँ देते हैं। तो वो जो दवाई जो है उसका जो रेसिड्यू है वो आप दूध में आ सकता है। तो वो अगर दूध में आएंगे, एंटीबायोटिक जो भी दवाई देते हैं उसका रेसिड्यू अगर आएंगे, तो आप जब दही बनाओगे वो दूध इस्तेमाल करके, तो क्या होगा कि आप उसमें बैक्टीरिया डालोगे, स्टार्टर कल्चर डालोगे, तो ये जो एंटीबायोटिक रेसिड्यू जो है वो स्टार्टर कल्चर का उसका जो आधवन का प्रक्रिया जो है वो अच्छी तरह होने नहीं देंगे। इसलिए ये जरूरी है कि आप जो भी दूध फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। कैसे अच्छे क्वालिटी का? ऐसे अच्छा स्वाद वाला, ताज़ा, बैक्टीरिया जो है बैक्टीरिया की संख्या उसमें बहुत ही कम हो और नॉर्मल कंपोजिशन वाला होना चाहिए और कोई भी इनहिबिटरी सब्सटेंसेस या फिर एंटीबायोटिक्स उसमें नहीं हो, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है दूध, ये जब ये दूध के बारे में मैं बताऊंगी तो अगर डेयरी में जब करते हैं तो सबसे पहले दूध की टेस्टिंग किया जाता है। तो दूध का एसिडिटी निकाला जाता है, उसका बैक्टीरिया की मतलब संख्या ज़्यादा है कि कम है ये जानने के लिए भी टेस्टिंग करते हैं, एमडीआर टेस्ट करते हैं, एसिडिटी निकाला जाता है, उसका ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट करते हैं। ये सब टेस्ट करके दूध का जो क्वालिटी है वो चेक किया जाता है। इवन एंटीबायोटिक रेसिड्यूज के लिए भी चेक किया जाता है।
तो ऐसे जो गुड क्वालिटी दूध जो है वही लेके फिर दही बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब दूध की तैयारी के बारे में बात करूंगी तो सबसे पहले जो है जो दूध आया है उसको फिल्ट्रेशन करना जरूरी है। ये फिल्ट्रेशन जो है जब हम घर पे करते हैं, घर पर भी हमें अगर रॉ मिल्क है, जैसे गाय भैंस का आप खरीदते हैं दूध है, तो उस दूध को तो फिल्ट्रेशन करना चाहिए, क्योंकि फिल्ट्रेशन करने से गंदगी जो है, धूल मिट्टी और बाहर से कुछ भी दूध में गिरा हो वो सब चीजें उसमें से निकल जाएगा। और उसके साथ साथ ये सब धूल मिट्टी के साथ जो सूक्ष्म जीवाणु जो है उसके साथ अटैच्ड है सूक्ष्म जीवाणु, उसके संख्या भी वो भी निकल जाएगा, इसलिए उसका संख्या कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है उसके लिए आप एक ये सुतराउ कापड़ इस्तेमाल कर सकते हैं घर पे जब करते हैं तो। और इंडस्ट्री में जब करते हैं तो ये क्लैरिफायर यूज करते हैं। ये क्लैरिफायर जो है ये दूध जब इसके थ्रू पास होता है तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के तरह से काम करते हैं। तो उसमें क्या होगा, जितने भी गंदगी है, धूल मिट्टी ये सब जो है वो सब एकदम उसमें से दूध में से अलग कर देते हैं ये क्लैरिफायर। तो उसके लिए क्लैरिफायर इस्तेमाल करते हैं डेयरी इंडस्ट्री में। और हम लोग घर पे जब करते हैं तो आप ऐसे सुतराउ कापड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से जो सूक्ष्म जीवाणु के जो दूध में आता है उसका संख्या भी कम हो जाएगा, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, और जितने भी गंदगी है वो भी निकल जाएगा। और उसके बाद जो आता है स्टैंडर्डाइजेशन। अब ये स्टैंडर्डाइजेशन इसलिए करना जरूरी है क्योंकि एक तो जब डेयरी में हम बनाते हैं दही, तो कुछ कानूनी जरूरियात पूरी करनी पड़ती है, जैसे कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं जब आप दही बनाते हैं तो उसमें उसका एक कंपोजिशन होना चाहिए, इतना फैट है, इतना एसएनएफ, ये सब होना चाहिए। ऐसे उन्होंने ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बताया है, तो हमें वो पूरी करनी पड़ती है। तो इसलिए कानूनी जरूरियात पूरी करने के लिए स्टैंडर्डाइजेशन जरूरी है। दूसरी बात यह है कि जरूरी गुणवत्ता मेड़वा माटे भी जरूरी है। तो उसमें यह है कि अगर आप ये दूध का कंपोजिशन अगर स्टैंडर्डाइज नहीं करोगे तो क्या होगा कि एक दिन अगर सपोज मस्ती दही लेने के लिए मैं आज गई तो मुझे 3% फैट और 8.5% वाला एसएनएफ वाला आज दिया, और अगर स्टैंडर्डाइज नहीं करोगे तो कल जो भी दूध आया उससे बनाएंगे तो क्या होगा, उसका कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। उसके वजह से क्या होगा कि उसका जो क्वालिटी है वो भी दर रोज अलग अलग रहेगा। तो वो अच्छी बात नहीं है। जब ग्राहक खरीदने आते हैं वो सोचते हैं कि अच्छा मैं ये दही खरीद रही हूँ, मस्ती दही खरीद रही हूँ, तो मुझे रोज एक जैसा उसका क्वालिटी होना चाहिए। तो इसलिए जरूरी गुणवत्ता मेळवा माटे भी जरूरी है, और दूसरा ग्राहकों को संतोष माटे भी जरूरी है। कंज्यूमर्स को खुश रखने के लिए भी ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यूनिफॉर्म क्वालिटी के लिए जरूरी है। और एक अच्छी क्वालिटी सेट दही मतलब कि जैसे हमारा कप में आता है ना, वो ऐसे एकदम जैसे आप चम्मच डालोगे एकदम ऐसे कट के अच्छा सा एक पीस चम्मच में आना चाहिए, वैसे क्वालिटी का अगर दही बनाना है तो उसमें टोटल सॉलिड्स, दूध में जो टोटल सॉलिड्स है वो 13 से 15 के बीच में आप रख सकते हो। तो इतना टोटल सॉलिड्स आप रखोगे तो एक अच्छा क्वालिटी सारू दही बनावी शकाय छे। और ये जो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, इसका मतलब हमें दूध में कुछ एसएनएफ बढ़ाने के लिए कुछ चीजें डालनी पड़ेगी। वो आप कैसे एसएनएफ बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किम मिल्क पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी चीज इस्तेमाल करते हैं, मिल्क पाउडर या स्किम मिल्क पाउडर या फिर क्रीम, जो भी आप स्टैंडर्डाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं उसका भी गुणवत्ता जो है सारी होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आप इंडस्ट्री में जब बनाते हैं तो ये स्टैंडर्डाइजेशन के बाद
वो लोग दूध को होमोजेनाइज भी करते हैं, होमोजेनाइजेशन। अब यहाँ पे जो दिखाया है ये एक होमोजेनाइजर का फोटो रखा है। ये जो इक्विपमेंट है ये होमोजेनाइजेशन प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। होमोजेनाइजेशन प्रोसेस जो है वो जब दूध इस इक्विपमेंट के थ्रू पास करेंगे तो क्या होगा कि दूध में फैट है, फैट ग्लोब्यूल्स जो है उसको ब्रेक डाउन करके उसका साइज छोटे साइज में कर देते हैं और यूनिफॉर्म साइज में एक सरखा कर देते हैं साइज जो है सबका सब फैट ग्लोब्यूल्स का। उसकी वजह से क्या होगा कि एकदम मिलाई जो ऊपर बनते थे वैसे नहीं बनेगा, पूरे के पूरे फैट सारे दही में एक जैसा रहेगा और उसकी वजह से स्वाद जो आता है वो अच्छा आएगा। और ये जो है सारे जितने भी मिल्क का जो इंग्रेडिएंट्स है जैसे कि फैट है, प्रोटीन्स है, ये सब एकदम अच्छी तरह मिक्स भी होके एक अच्छा सा दही बनेगा। उसके लिए ये होमोजेनाइजेशन मदद करते हैं। और हमारा ऐसे जो दही बनते हैं उसको हम डाइजेस्ट करने में भी आसान होता है। तो ये होमोजेनाइजेशन जो है ये ऐसे नहीं है कि होमोजेनाइज करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। होमोजेनाइजेशन कर भी सकते हैं, ना भी करो तो भी ऐसे कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन होमोजेनाइजेशन करना इसलिए अच्छा होता है कि जैसे मैंने बोला कि एक बहुत बढ़िया क्वालिटी का दही बनने के लिए होमोजेनाइजेशन जरूरी है। अब जब हम ये जितने भी इक्विपमेंट के बारे में जितने भी जैसे कि क्लैरिफायर मैंने बोला, होमोजेनाइजर बोला, ठीक है, ये सभी चीजें जो जितने भी इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हैं वो सारी इक्विपमेंट्स जो है उसका साफ सफाई बहुत जरूरी है। मतलब क्लीनिंग एंड स्टरलाइजेशन बोलते हैं। क्लीनिंग तो आप जानते ही है, उसको साफ करना, और स्टरलाइजेशन का मतलब है कि जो भी सूक्ष्म जीवाणु है सभी को हटाना या फिर उसको मार देना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कोई भी इक्विपमेंट में ये सूक्ष्म जीवाणु रह जाते हैं और ठीक तरह से आप साफ सफाई नहीं करते हैं तो क्या होगा कि जैसे ही आप दूध लेंगे प्रोसेसिंग के लिए या होमोजेनाइजेशन के लिए, तो ये जो इक्विपमेंट के ऊपर जितने भी सूक्ष्म जीवाणु है वो भी दूध में आ जाएंगे। फिर आप जब दही बनाओगे तो फिर वो प्रॉब्लम करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि जितने भी इक्विपमेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे घर पे भी हम जब खाना बनाते हैं तो जितने भी वासन इस्तेमाल करते हैं सब अच्छी तरह धुले हुए, अच्छी तरह साफ किया हुआ और सूखे हुए बर्तन लेते हैं हमेशा। इस्तेमाल करने के बाद भी उसको हम अच्छी तरह धो के उसको सुखा के रखते हैं। तो ऐसे यहाँ पे भी इंडस्ट्री में भी जब करते हैं तो जब इस्तेमाल करने से पहले उसको स्टरलाइज करते हैं और एक बार प्रोसेस होने के बाद भी उसको क्लीनिंग करके स्टरलाइज करते हैं। अब एक बार तो हमने अभी तक देखा था कि दूध लिया आपने, दूध को तैयार किया आपने, प्री ट्रीटमेंट्स दिया, फिर स्टैंडर्डाइज किया, स्टैंडर्डाइजेशन के बाद होमोजेनाइज किया, तो हमारा जो है अभी होमोजेनाइज्ड मिल्क हमारे हाथ में है। वो होमोजेनाइज्ड मिल्क को फिर इंडस्ट्री में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हीट प्रोसेसिंग बोलते हैं हम उसको। अब हीट प्रोसेसिंग जब हम घर पे करते हैं तो सीधे उबाल लेते हैं, उसको उबाल लेते हैं 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए अच्छी तरह उबाल लेते हैं। इंडस्ट्री में जब करते हैं तो हम लोग ऐसे टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं 85 डिग्री सेंटीग्रेड 30 मिनट के लिए या फिर 90 डिग्री सेंटीग्रेड 10 मिनट के लिए, ऐसे ही ट्रीटमेंट देते हैं। अब ये जो हीट ट्रीटमेंट है बहुत ही ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि दूध में हम सब जानते हैं कि कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, और उस दूध में जो आते हैं उसको, वो सूक्ष्म जीवाणु को सबसे पहले हमें मारना पड़ता है। उसमें ज्यादातर जो सूक्ष्म जीवाणु है वो मर जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमें एक नए सूक्ष्म जीवाणु को उसमें उतारने का है। कौन है वो, हमारा जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो
इसलिए ये हीट ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है। एक कारण वो है। दूसरा कारण ये है कि ये जो हमारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ना, जो मेड वन की तरह हम इस्तेमाल करते हैं, वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। तो जब आप दूध को गर्म करते हो ना, तो ऑक्सीजन का मात्रा जो है दूध में वो थोड़ा कम हो जाता है। तो वो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का जो भी है उसका एक्टिविटी में मदद करते हैं। तो ये दूसरा फायदा है। और तीसरा है कि दूध में भगवान ने ऐसे चीजें दी हुई है कि दूध एकदम आप रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे तो खराब तो नहीं होता है। तो इसका मतलब उसमें ऐसे कुछ इनहिबिटरीज एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस भी दिया हुआ है। तो वो हीट प्रोसेसिंग के वजह से वो इनएक्टिवेट हो जाता है, तो उसकी वजह से भी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का जो एक्टिविटी है उसमें मदद मिलता है। और एक और फायदा ये है कि दूध में जो मैंने बोला था कि दूध में प्रोटीन है, प्रोटीन में जो है एक केसिन प्रोटीन है, वो मैंने आपको बताया था। दूसरा जो है प्रोटीन वो है वे प्रोटीन। तो ये वे प्रोटीन जो है वो डीनेचर हो जाता है। जब वो डीनेचर हो जाता है ना, तो उसको पानी को एकदम पकड़ के रखने का जो एबिलिटी है वो बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से आपका जो दही बनेगा ना, वो एकदम अच्छा सा सेट दही बनता है। और उसमें जो वे जो छोड़ते हैं, पानी नहीं छोड़ते हैं, तो वो जो है वो बहुत कम रहेगा। तो ये सब ये हीट प्रोसेसिंग का फायदा है। तो ये हीट प्रोसेसिंग सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। और जब इंडस्ट्री में हीट प्रोसेस करते हैं तो बैच प्रेशराइजर में कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर है, छोटा मोटा जो हमारे किसी का है, दुग्धालय है कुछ है, या कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं, तो वो बैच प्रेशराइजर इस्तेमाल करते हैं। वहां पे बहुत सारा मतलब लाखों में दूध हैंडल नहीं करते हैं, तो ऐसे लोग बैच प्रेशराइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। और डेयरी इंडस्ट्री में ज्यादातर जो है ऐसे प्लेट टाइप HTST प्रेशराइजर यूज करते हैं हीट करने के लिए। तो इसलिए मैंने ये दोनों यहाँ पे रखा है कि देखने के लिए। ये बैच प्रेशराइजर है और ये HTST प्रेशराइजर है। तो जब कम क्वांटिटी में होता है, बैच प्रेशराइजर आप इस्तेमाल कर सकते हैं हीटिंग के लिए। अब दूध अच्छी तरह हीट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो है उसको ठंडा करना। अब सवाल ये है कि कहाँ तक ठंडा करने का है। घर पे तो हम देख लेते हैं कि हाँ भाई रूम टेम्परेचर पे आ गया, थोड़ा सा ऐसे हाथ लगा के, बर्तन को हाथ लगा के देख लेते हैं कि नॉर्मल हमारे बॉडी टेम्परेचर के उतने आ गया तो ठीक है, ठंडा हो गया। तो लेकिन जब हम डेयरी में बनाते हैं और ज़्यादा मात्रा में जब दही बनाते हैं, तो ऐसे हाथ लगा के देखने से नहीं चलेगा। हमें कौन से तापमान तक ठंडा करना पड़ेगा? इंक्यूबेशन टेम्परेचर तक। इंक्यूबेशन तापमान जो है, इसका मतलब ये तापमान यहाँ पे मैंने दिखाया है 37 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्सीमेट होता है। ये तापमान ये कौन सा है? ये वो तापमान है जिसमें आपका जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है एकदम उसका एक्टिविटी एक अच्छा रहे, एकदम वो सक्रिय रहे। ऐसे तापमान हमें देना पड़ता है, तभी वो लैक्टोस में से लैक्टिक एसिड बनाएगा और फिर उसमें से दूध में से दही बनेगा। तो इसलिए ये ठंडा कहाँ तक करना है ये आपको पता होना चाहिए। और एक बार ठंडा कर दिया उसके बाद उस दूध को ज्यादा देर रूम टेम्परेचर पे छोड़ के नहीं जाने का है। जैसे ही दूध ठंडा हो गया तुरंत ही आप उसमें मेड वन डालो और स्टार्टर कल्चर डालो। तो ये बहुत जरूरी है। तो ये जो मेड वन डालने का जो प्रक्रिया है, उसको प्रोसेस जो है उसको हम इनोकुलेशन बोलते हैं। इनोकुलेशन और स्टार्टर कल्चर हम जानते हैं अभी क्या है, और अभी इनोकुलेशन ऑफ स्टार्टर कल्चर बता रहे हैं। क्योंकि दूध को आपने गर्म कर दिया, उसको ठंडा कर दिया और उसके बाद अभी उसमें स्टार्टर कल्चर डालने का है। अब घर पे जब हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे पहला दिन का जो दही है, छाछ है, उसमें से 1-2 चम्मच डाल देते हैं। तो इसलिए ये दिखाया है। उसमें ज्यादातर हम 1 से 2
परसेंटेज रेट पे डाल देते हैं। लेकिन जब डेयरी इंडस्ट्री में करते हैं ना, तो ऐसे हम एक दिन पहले का दही नहीं इस्तेमाल करते हैं, हम वहां पे ऐसे कल्चर इस्तेमाल करते हैं। ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का सूखा हुआ एक प्रिपरेशन है, ड्राई प्रिपरेशन है। ये इसको हम डीवीएस कल्चर्स बोलते हैं, डीवीएस कल्चर्स बोलते हैं। डीवीएस मतलब डायरेक्ट वैट सेट कल्चर्स बोलते हैं। अब ये जो कल्चर्स है ना, इसको डायरेक्ट वैट सेट इसलिए बोलते हैं कि सीधे आपने ऐसे पाउच में आता है, उसको सीधे काटो और आप सीधे उसको जिस वैट में भी दूध लिया है उस वैट में सीधे डालो, ऐसे आप कर सकते हैं, इसलिए उसको डायरेक्ट वैट सेट बोलते हैं। अब ये जो है इसके अंदर अगर आप 1 ग्राम लेके देखोगे तो करोड़ों में उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है इसके 1 ग्राम में। तो ये जब दूध में डालते हैं तो ये मेडवन है, आप बोल सकते हैं कि ये मेडवन, इसको सीधे हम दूध में डाल सकते हैं। आप एक बार दूध में डालने के बाद ये बहुत जरूरी है कि मिक्सिंग में बहुत ध्यान देना चाहिए। घर पे भी जब दही बनाते हो ना, आपने एक बार ये पहले दिन का छाछ या दही जो भी डालते हैं उसके बाद अच्छी तरह उसको मिक्स करना जरूरी है। और इंडस्ट्री में भी, डेयरी में भी जब दही बनता है तो वहां पे एक मिक्सिंग वैट होता है, उसमें ये कल्चर डालने के बाद उसको अच्छी तरह दूध को मिक्स किया जाता है। अब ये जो डीबीएस कल्चर है या मेडवन जो है, इसमें कौन कौन सी बैक्टीरिया हो सकता है, कौन कौन सी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हो सकता है, उसका कुछ नाम मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस है, जैसे हमारा नाम है ना, जैसे आप मेरा नाम लेंगे तो श्रीजा मुदगल है, ठीक है, तो वैसे ये बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। इसका भी एक अपना नाम होता है और एक अपना उनका फैमिली का नाम होता है। तो दूसरा बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस, लैक्टोकोकस लैक्टिस, ऐसे करके ये बैक्टीरिया, ये सभी जो बैक्टीरिया है ये दही बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं हम। तो इसमें जो कोकस लिखा हुआ है ना, वो उसका शक्ल जो है इसके जैसा होगा, थोड़ा सा मोतियन जैसा ये जो दिख रहा है ना वैसे होगा। और जहां जहां बैसिलस आता है ना वहां पे उसका शक्ल जो है ऐसे होगा, ये जो रोड जैसा दिखाया है। तो ये खाली आपकी जानकारी के लिए मैंने रखा हुआ है। तो ये जो हम डेयरी प्लांट में जो दही बनाने के लिए मेडवन इस्तेमाल करते हैं उसमें होता क्या है वो बताने के लिए मैंने ये रखा है। तो ये आप जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, वो लोग भी व्यवसाय करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ऐसे डीवीएस कल्चर्स अवेलेबल रहते हैं। अब एक बार आपने वो स्टार्टर कल्चर इनोकुलेट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है इंक्यूबेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि इसमें ये प्रोसेस में आपको वो जो टेम्परेचर है ना, मैंने बोला था कि जिस टेम्परेचर पे आपका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है एकदम सक्रिय रहे, वो टेम्परेचर हमें दूध में से जब तक दही नहीं बनता तब तक उनको देना पड़ेगा। अगर ये टेम्परेचर आपने इसमें चेंज किया तो आपका दही बनने में जो टाइम जो है ना वो ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए ये टेम्परेचर रखना बहुत ज़रूरी है। आपने कल्चर डाल दिया, उसके बाद अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपको तो कुछ करना ही नहीं होता है, बाकी जितने भी दूध में से दही बनाने का काम जो है आपने लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को दे दिया है। तो ये जो है कैसे ये टेम्परेचर मेंटेन किया जाए। तो जब हम घर पे बनाते हैं तो हमें बड़ा प्रॉब्लम होता है। गर्मी के मौसम में दही एकदम खट्टा हो गया और सर्दी के मौसम में मैंने जैसे बोला दही जमता ही नहीं है, तो फिर बोलते हैं कि यार दही अभी तक नहीं जमा है। और उसका मेन प्रॉब्लम ये है कि सर्दी के मौसम में और गर्मी के मौसम में आपका रूम टेम्परेचर जो है वो अलग अलग होता है। तो जैसे गर्मी के मौसम में ज्यादातर हमारे यहाँ टेम्परेचर यही रहता है, तो आराम से अच्छी तरह दही बन जाते हैं, वो भी 4 से 6 घंटे में बन जाता है। लेकिन जब सर्दी का मौसम होता है, विंटर होता है, तो टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाता है यहाँ पे। तो टेम्परेचर तो चेंज हो गया। जब टेम्परेचर चेंज होता है तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का जो एक्टिविटी है उसमें भी चेंज हो जाता है, वो थोड़ा धीरे हो जाता है। ये ऐसा है कि जैसे
मैं और आप सब हम ये रूम हमारा अभी का जो मौसम है ठंडा जो थोड़ा बहुत ठंडा वाला मौसम है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है या 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग बहुत अच्छी तरह आराम से रहते हैं। और अगर यही टेम्परेचर चेंज करके 7 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें बिठा दिया जाए तो कैसे लगेगा। तो वैसे ही है बैक्टीरिया के लिए भी, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के लिए भी, उनके लिए जो सबसे अच्छा टेम्परेचर है वो देना बहुत जरूरी है। और ये जो टेम्परेचर है ना, इसका बहुत बड़ा रोल है एक अच्छा क्वालिटी दही बनाने में। तो उसके लिए जो इक्विपमेंट हम इस्तेमाल करते हैं उसको इनक्यूबेटर बोलते हैं। अब ये तो छोटा सा है इनक्यूबेटर, तो ये जो व्यवसाय वगैरह करना चाहते हैं वो लोग ये इनक्यूबेटर इस्तेमाल कर सकते हैं टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, इंक्यूबेशन के लिए। लेकिन डेयरी में ये आप मत सोचना है कि इंक्यूबेटर इस्तेमाल करते हैं, वहां तो बड़ा सा रूम होगा और उस पूरे के पूरे जो कमरा जो है ना, बड़ा सा कमरा, उस पूरे के पूरे कमरे का टेम्परेचर जो है वो ये इतना वो लोग रखते हैं कमरे का टेम्परेचर। तो डेयरी में पहले क्या करते हैं कि मैं एक और बात आपको बता देती हूँ। जब डेयरी में दही बनाते हैं तो क्या करते हैं, आपने ये जो स्टार्टर कल्चर इनोकुलेट कर दिया, फिर मैंने बोला था कि एक बड़ा सा मिक्सिंग वैट है, उसी में स्टार्टर कल्चर डालते हैं और वही कंटिन्यूअस टिरर घूमता रहता है मिक्स करने के लिए। तो एक बार इनोकुलेशन हो गया, उसके बाद फिर वो जो मिल्क है उसको वो लोग पैकेजिंग के लिए ले लेते हैं, सीधे पैकेजिंग। जैसे आपने देखा होगा दही जो है अमूल का मस्ती दही जो है वो पाउच में भी मिलता है, कप में भी मिलता है। तो जिसमें भी पैकेजिंग करना है वो लोग क्या करते हैं, स्टार्टर कल्चर डालने के बाद सीधे उसको पैकेजिंग मशीन में पंप कर लेते हैं और वहां से पैकेजिंग कर लेते हैं। लेकिन घर पे तो हम लोग ऐसे नहीं करते। जो भी तपेली में आपने दही का वो लिया है, दूध लिया है, उसी में हम दही को जमा लेते हैं। लेकिन इंडस्ट्री में ऐसे ही करते हैं, स्टार्टर कल्चर डालने के बाद उसको सीधे पैकेजिंग के लिए ले लेते हैं। तो उसके बाद वो जो पैकेजिंग पाउच में है तो पाउच कप उसको फिर क्रेट्स में ले लेते हैं। क्रेट्स उठा के फिर वो बड़ा सा जो कमरा है ना, मैंने बोला इंक्यूबेशन रूम, वो कमरे में जहां पे ये तापमान उन्होंने एडजस्ट करके रखा है उस कमरे में लेके जाते हैं। फिर वहां पे सारे क्रेट्स को रख देते हैं। तो तब तक रखते हैं जब तक उसका दही जो है वो जम नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस है डेयरी में। और जो इनक्यूबेटर में है, जैसे छोटे मोटे क्वांटिटी का दही बनाना होता है तो आप ये इनक्यूबेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो प्रोसेस है इंक्यूबेशन में, मैंने जैसे आपको बोला था, एक बार इंक्यूबेटर में रख दिया या फिर ये टेम्परेचर वाले कमरे में आपने रख दिया, उसके बाद आपका तो काम खत्म हो गया। आप दूध में से दही बनाने का काम कौन करेगा, वो आपका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो स्टार्टर कल्चर आपने डाल के दिया है। तो वो जो ये टेम्परेचर उनके लिए बहुत अच्छा टेम्परेचर है। उस टेम्परेचर पे वो स्टार्टर का लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करेंगे और दूध में से लैक्टोस में से वो लैक्टिक एसिड बनाएंगे और उसकी वजह से आपका दूध का पीएच कम हो जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया था 4.6 से कम हो जाएगा तो फिर कैसेन अस्थायी हो जाता है और आपका दही बन जाता है। एक बार दही बन गया तो नेक्स्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट एक स्टेप है उसको ठंडा करना। अब घर पे भी हम वही करते हैं, दही देखते हैं कि दही जमा है कि नहीं। जैसे ही दही जम जाते हैं उसको उठा के फ्रिज में रखते हैं। वो क्यों फ्रिज में रखते हैं, कि आपके बच्चों को ठंडा दही खाना पसंद है इसलिए रखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो मेनली इसलिए है कि मैंने जैसे बोला, अब आपका दही तो जम गया, अब आपको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरा दही तो जम गया है, अब आपको और एसिड बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो आप बैक्टीरिया से तो नहीं बोल सकते हैं। तो बैक्टीरिया का जो है और एसिड बनाने की प्रक्रिया को कैसे रोके, क्योंकि ज्यादा अगर एसिड बन गया तो आपका दही जो है और खट्टा हो जाएगा। तो इसलिए आपके पास एक ही चारा है उसमें, वो ये है कि आप टेम्परेचर बदलो।
अब आपने उसको 37 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड दिया था, ठीक है, दही बनाने के लिए, उसमें से आप उसको सीधे 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड पे ला दो। तो अगर जब ऐसे करते हैं तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है उसका एक्टिविटी कम होता जाएगा, क्योंकि ये टेम्परेचर जो है उनके लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए वो उनका एक्टिविटी कम होता जाएगा। तो जैसे ही दही बन जाते हैं उसको तुरंत ठंडा करना बहुत जरूरी है, ठंडा करना जरूरी है। एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि जब ये दही जम रहा होता है, ठीक है, इंक्यूबेशन जो मैंने आपको बताया था, वो इंक्यूबेशन के टाइम में कभी भी उसको हिलाना नहीं चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप वहां जाके अगर उसको बीच बीच में जाके हिला के देखोगे कि जैसे जमा है कि नहीं, जमा है कि नहीं, ऐसे घर पे कभी कभी देखते हैं ना, तो फिर कभी भी आपको अच्छा सा अच्छी तरह जमा हुआ दही नहीं मिलेगा। तो इसलिए इंक्यूबेशन के टाइम में दही को बिल्कुल ही डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और एक बार दही बन जाता है उसके बाद उसको तुरंत आप ठंडा कर दो, ये बहुत जरूरी है, नहीं है तो ज्यादा खट्टा हो जाएगा आपका दही, क्योंकि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है लैक्टोज में से लैक्टिक एसिड बनाते जाएंगे। तो एक ही तरीका है उनका ये जो लैक्टिक एसिड बनाने का जो प्रक्रिया है उसको रोकने का, वो ये है कि टेम्परेचर बदल दो, आप टेम्परेचर को और कम कर दो। अब ये पैकेजिंग के बारे में तो मैंने आपको पहले भी बताया था, इंडस्ट्री में जब बनाते हैं ना तो पैकेजिंग जो है स्टार्टर कल्चर डालने के बाद वो सीधे पैकेजिंग करते हैं। तो ये सब पैकेजिंग है, मैंने बोला था कि पाउच में ये मस्ती दही है, पाउच में तो बटर मिल्क है पाउच में, और ये कप में दही है, ये श्रीखंड कप में दिखाया है, ये लस्सी ये टेट्रा पैक में दिखाया है, और ये अमूल का प्रोबायोटिक वाला बटर मिल्क जो है वो दिखाया है ये बॉटल में। तो ये पैकेजिंग जो है वो मैंने जैसे पहले बताया था, इंडस्ट्री में तो पहले पैकेजिंग करते हैं फिर उसके बाद इंक्यूबेशन करते हैं। और इसमें ये पैकेजिंग जितने भी हम इस्तेमाल करते हैं ना, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। ये इसका जो पैकेजिंग मटेरियल का जो स्वच्छता है, उसका क्वालिटी है, वो बहुत मायने रखते हैं। हाइजीन जो है, हाइजीन और स्वच्छता जो है वो बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि अगर ये गंदा है तो इसमें जो सूक्ष्म जीवाणु है और गंदी ही है वो सब आपके प्रोडक्ट में भी आएगा। तो इंडस्ट्री में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये सब स्टेराइल पैकेजिंग मटेरियल इस्तेमाल करते हैं पैकेजिंग के लिए। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि दही जैसे जितने भी प्रोडक्ट है, दही है, छाछ है, ये सब जो है आपको ठंडा टेम्परेचर में, जैसे 5 to लेस देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं, अगर आप रख सकते हैं तो उसका जो शेल्फ लाइफ है वो ज्यादा दिन तक अच्छे क्वालिटी में रहेगा। ये बहुत इसलिए बोलते हैं कि एक अच्छा क्वालिटी का अगर दही है तो उसका शेल्फ लाइफ जो है 15 दिन तक आराम से रह सकता है, अगर आप टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से या 5 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे तो भी वो अच्छी तरह रह सकता है। और एक कोल्ड चेन का मतलब है कि जैसे आपने डेयरी में दही बन गया, अब डेयरी में से उसको रिटेल शॉप में पहुंचाने का है, अलग अलग जगह पे पहुंचाने का है, तो वो भी जो है रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में ही होना चाहिए। तो उसको ये कोल्ड चेन मेंटेन करना बोलते हैं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर टेम्परेचर आगे पीछे ऊपर नीचे होता रहेगा तो क्या होगा कि वो दही और बटर मिल्क ये सब जो है वो खराब होने का चांसेस जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए एक उसको थ्रू आउट कोल्ड चेन में रखना बहुत जरूरी है। ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो ये जो जितने भी स्टेप्स मैंने आपको समझाया है ये कुछ कॉमन स्टेप्स है और जो फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने में उसका जो प्रोसेस है उसमें आता है, इसलिए मैंने पहले वो सारे स्टेप्स समझाए आपको। अब हम देखेंगे कुछ जो दही में से जो प्रोडक्ट्स बनता है वो कैसे बनाते हैं इंडस्ट्रियली, वो हम देखते हैं। तो यहाँ तक दही बनाने तक का तो प्रोसेस सेम ही रहता है, और उसके बाद जब छाछ बनाना होता है तो वो जो दही बना है उसको ब्रेक कर लेते हैं, उसको तोड़ देते हैं। ओके, जैसे हम बिलो देते हैं ना घर पे,
वैसे एजिटेट करके बड़ा सा वैट में करते हैं डेयरी इंडस्ट्री में, उसमें उसको एजिटेट कर लेते हैं। और उसके बाद अगर मसाला छाछ बनाना है तो कैसे करने का है, और अगर मीठा छाछ बनाना है तो कैसे करते हैं, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो वो जो दही बना है और कर्ड बना है उसको एजिटेशन करते हैं और ब्रेक कर लेते हैं, और उसमें सॉल्ट नमक डालते हैं। ओके, और उसमें जितने भी आपको स्पाइसेस डालने का है, जैसे कि अदरक और दूसरा कोई स्पाइस डालना है, वो सभी आप यहाँ पे डाल सकते हो। और उसके बाद उसको फिलिंग में ले लेते हैं। अब दही जो है वहाँ पे मैंने पैकेजिंग पहले बताया था, लेकिन जहाँ पे छाछ बनाना होता है तो डेयरी में भी क्या करते हैं, उसको बड़ा सा वैट में पहले ही सेट कर लेते हैं, और फिर उसको पूरा जो वैट में जो दही जम जाता है उसको वहीं पर ही कर्ड को ब्रेक करके फिर उसमें जो पानी जो मिलाने का है वो भी मिला सकते हैं, और उसके अलावा जो स्पाइसेस है वो भी मिलाते हैं उसमें। अब जो भी वाटर इस्तेमाल करते हैं बटर मिल्क बनाने के लिए, तो वो प्रेशराइज्ड वाटर होना बहुत ज़रूरी है, प्रेशराइज्ड चिल्ड वाटर होना बहुत ज़रूरी है। तो वो ये वाटर इस्तेमाल करते हैं। और अगर स्वीट बटर मिल्क बनाते हैं तो उसमें आप शुगर डाल सकते हैं, और उसके अलावा जो भी फ्लेवरिंग आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो डालते हैं, और उसके बाद उसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिलिंग करते हैं। अब कभी कभी इसमें होमोजेनाइजेशन इसके बीच में भी करते हैं। होमोजेनाइजेशन करने से क्या होगा कि बहुत अच्छी तरह सब चीज़ें मिल जाता है। तो अच्छी तरह मिक्सिंग होने की वजह से जो आपको बटर मिल्क मिलेगा उसका जो क्वालिटी है एकदम एक सर्कस यूनिफॉर्म जैसे आपको लगेगा, तो वो बहुत ज़रूरी है। और ये लस्सी बनाने का प्रोसेस है इंडस्ट्री में। जो लस्सी बनाने का प्रोसेस में इसमें भी दही तक का जो स्टेप है वो तो सेम ही रहेगा, बिकॉज लस्सी भी दही में से ही दही यूज़ करके हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ तक का जो प्रोसेस है वो दही बनाने का ही है। और उसके बाद वो जो दही बनाया है बड़े वाले वैट में जो दही बनाया है उसको फिर वो कर्ड को, जैसे छाछ बनाने के लिए उसको हमने कर्ड को ब्रेक किया था, दही को भिगोया था ना, वैसे यहाँ पे भी उसको ब्रेक कर लेते हैं। और उसमें शुगर सिरप और स्टेबलाइजर वो डालते हैं। और शुगर जब डालते हैं सिरप के फॉर्म में इनकॉर्पोरेट करते हैं सिरप। और ये शुगर सिरप जब बनाते हैं तो उसको भी हीट ट्रीटमेंट देके प्रेशराइजेशन देना पड़ता है, क्योंकि ये शुगर सिरप के द्वारा भी ये सूक्ष्म जीवाणु आ सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट को बिगाड़ सकते हैं। तो इसलिए आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। और उसके बाद जो भी फ्लेवरिंग डालना है, जैसे रोज फ्लेवर है रोज फ्लेवर डालो, दूसरा फ्लेवर है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद अच्छी तरह उसको मिक्स करते हैं या होमोजेनाइज भी कर सकते हैं, एंड देन पाउच में फिल करके फिर उसको रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर पे स्टोर करना होता है। ये श्रीखंड के मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। एक बहुत ही फेमस हमारा प्रोडक्ट है गुजरात में जो बहुत फेमस है, वो है श्रीखंड। और वो भी हम दही इस्तेमाल करके ही बनाते हैं। तो घर पे जब बनाते हैं तो हम उसको दही बनते हैं, उस दही को फिर दही में से जो उसका पानी जो वे है उसको निकाल देते हैं। तो उसके लिए हम जो कापड़ इस्तेमाल करके, मसलिन क्लॉथ इस्तेमाल करके उसको लटका के रखते हैं, और उसमें से जो भी मस्का मिलता है और उसमें फिर चीनी और बाकी फ्लेवर नट्स ये सब डाल के आप श्रीखंड बनाते हो। और जब इंडस्ट्री में बनाते हैं ना तो वहाँ पे जैसे लटका के नहीं रखते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं कि एक बार दही बन गया और उसके बाद उसमें से जो वे अलग करने के लिए वो लोग बास्केट सेंट्रीफ्यूज इस्तेमाल करते हैं। बास्केट सेंट्रीफ्यूज या फिर क्वार्ग सेपरेटर इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है इस्तेमाल करने से एकदम अच्छी तरह से जो वे जो है वो निकाल सकते हैं आप। और फिर बाकी जो हमें मस्का जो मिलता है उसमें फिर शुगर ऐड करते हैं और क्रीम ऐड करते हैं
और जो भी आपको फ्लेवरिंग वगैरह ऐड करना है वो ऐड करते हैं, और एक स्क्रैप्ड सरफेस हीट एक्सचेंजर में उसको पूरा अच्छी तरह मिलाते हैं और हीट ट्रीटमेंट देते हैं, और उसके बाद उसको कप्स में पैकेजिंग करते हैं। तो इंडस्ट्रियल मेथड में ये फर्क है। अब मैं कुछ स्पॉइलेज ऑर्गेनिजम्स के बारे में, अभी तक तो मैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के बारे में बता रही थी जो फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने में हमारी मदद करते हैं, और कुछ अब मैं बताऊंगी कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवाणु के बारे में जो हमारे दही, छाछ, इन सबको खराब करते हैं। जैसे कि एक है ये यहाँ दिखाया है ईस्ट। ईस्ट जो है ज्यादातर ये हवा में रहते हैं। तो आप जहाँ जिस रूम में, जिस प्लांट में ये दही, छाछ ये सब बनाते हैं, तो अगर खुला में करेंगे तो ये जो हवा है, हवा में जो ईस्ट वगैरह है वो आपके दूध के अंदर आ सकते हैं। तो और एक बार ये दूध के अंदर आ सकते हैं तो फिर वो ये भी उसमें दही बनने के बाद भी वो उसमें उसके अंदर वो ग्रो करेंगे और ज्यादा एसिड बनाएंगे और गैस बनाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपने कभी कभी देखा होगा छाछ वगैरह का जो पाउच आता है ना, एकदम बलून की तरह फुला हुआ दिखता है। वो इसलिए कि ये ईस्ट अगर उसके अंदर आ गया तो वो क्या करते हैं कि गैस बनाते हैं, उसके वजह से वो पाउच जो है एकदम फूल जाता है। तो ये एरियल कंटामिनेशन की, ये ईस्ट मेनली जो आता है दूध और दही में, वो एरियल कंटामिनेशन की वजह से आता है। कंटामिनेशन का मतलब है कि जैसे हमारे घर पे बिन बुलाए मेहमान आता है तो आपको कैसा लगता है, वैसे ही है। मतलब कि दही में ये सब बिन बुलाए मेहमान है, ये जब आता है तो ये सब तकलीफें होती है। इसलिए तो ऐसे जो सूक्ष्म जीवाणु बिन बुलाए हमारे फूड में आता है ना, उस प्रोसेस को हम कंटामिनेशन बोलते हैं। तो ये एरियल कंटामिनेशन के बारे में हो गया। और दूसरा जो है ना, एक और जो है स्पॉइलेज ऑर्गेनिज्म है, वो है कोलिफॉर्म्स। एक बड़ा सा ग्रुप है। अब ये कहाँ से आता है पता है? जहां पे स्वच्छता नहीं है, आपने साफ सुथरे कंडीशंस नहीं मेंटेन किया, वहां से आ सकता है। मतलब आपने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया, ठीक है। इसलिए घर पे भी जब खाना बनाते हैं ना, आपको ये स्वच्छता, हाइजीन रखना बहुत जरूरी है। नहीं है तो ये कोलिफॉर्म्स तो कहीं ना कहीं से तो घुस ही जाएगा, और एक बार आता है तो फिर आपका पेट वेट सब खराब कर देते हैं। ये सब प्रॉब्लम्स होता है। खाना तो खराब होगा ही होगा, उसके अलावा कभी कभी ऐसे भी बैक्टीरिया अंदर आ जाते हैं कि हमारा तबीयत भी खराब हो सकता है। तो इसलिए ये कोलिफॉर्म्स अगर कोई भी खाने में आता है, फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स हो या फिर कोई भी आपके फूड में आता है, इसका मतलब है कि वहां पे स्वच्छता नहीं रखा था, उसमें ध्यान ही नहीं दिया गया, तब ये आ सकता है। ये भी जब दही में आता है तो वही करते हैं कि एकदम दही को बिगाड़ देते हैं, उसमें बदबू आ जाता है और गैस भर जाता है, ये सभी प्रॉब्लम्स होता है। लेकिन ज्यादातर दही में जो है ना, वो ये ईस्ट की वजह से होता है, क्योंकि ईस्ट जो है ना कम पीएच में भी, अब दही का पीएच जो है मैंने आपको बताया था कि 4.6 के करीब रहता है, उससे थोड़ा सा आगे पीछे चेंज होता रहता है, तो 4.6। तो उतने पीएच वाले में ज्यादातर ईस्ट जो है अच्छी तरह ग्रो कर सकते हैं, तो वो ये चीजों को दही जैसे फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स को खराब कर देते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम कोई भी फूड बनाते हैं, घर पे बनाओ या फिर इंडस्ट्री में बनाओ, वो पूरा हाइजीन का, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। और डेयरी इंडस्ट्री में जब बनता है ना, तो इसका ख्याल बहुत रखा जाता है। तो उसके वजह से ये तो क्या होगा कि चीजें बिगड़ जाएंगी, वो तो नुकसान हो जाएगा पूरा। एक तो कंज्यूमर को भी पसंद नहीं आएगा और नुकसान भी हो जाएगा। तो इसलिए इसका पूरा ध्यान रखे जाते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में मैंने बताया था, उन्होंने उसमें उनका जो रेगुलेशंस है उसमें लिखा है कि दही जैसे प्रोडक्ट में ये जो यीस्ट और मोल्ड जो है एक नंबर से उन्होंने नंबर दिया हुआ है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए।
ऐसे कोलिफॉर्म्स का भी नंबर उन्होंने दिया हुआ है कि इससे ज्यादा नंबर में नहीं होना चाहिए, अगर ना हो तो ही अच्छा है। तो डेयरी वाले ये कोशिश करते हैं कि ये कोलिफॉर्म्स, ईस्ट वगैरह ना ही आए। तो ये जो है क्वालिटी में पूरा ध्यान दिया जाता है। तो जो भी प्रोडक्ट बनता है इंडस्ट्री में उसका चेकिंग भी करते हैं कि बराबर क्वालिटी का बना है कि नहीं। जैसे हम घर पे हमारा खाना बनता है तो हम कैसे उसका चेक करते हैं कि बराबर क्वालिटी का बना है कि नहीं, टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है, खा के देखते हैं। वैसे इंडस्ट्री में भी जब बनते हैं तो उसका ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट, जो ये खा के हम देखते हैं ना, पहले देखते हैं फिर सूंघ के देखते हैं फिर खा के देखते हैं, उसको हम ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट बोलते हैं। तो इंडस्ट्री में जब बनते हैं तो भी ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट का पूरा ध्यान रखते हैं। पहले वो देखते हैं कि अच्छा बना है कि नहीं बना है। फिर दूसरा केमिकल टेस्ट होता है कि जैसे कि एसिडिटी, फ्लेवर, ये सभी हम कर सकते हैं। जैसे दही का पीएच चेक करते हैं कि बराबर, उसके लिए पीएच मीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है वो भी आराम से खरीद भी सकते हैं। तो वो पीएच मीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइट्रेशन मेथड भी है, वो भी आराम से कर सकते हैं। तो उससे आप चेक कर सकते हैं कि बराबर पीएच है कि नहीं है दही में, क्योंकि अगर पीएच आपका बराबर एसिड डेवलपमेंट नहीं हुआ तो उसका टेस्ट जो है, जो दही में एक अच्छा सा प्यारा सा खट्टा सा टेस्ट, बहुत खट्टा भी नहीं होना चाहिए, कम खट्टा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा है ना। तो वो टेस्ट तभी आएगा जब उसका पीएच बराबर हो। उसके अलावा मैंने जैसे बोला कि माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट भी करते हैं, जैसे कि कोलिफॉर्म्स है कि नहीं, ईस्टर्न मोल्ड तो नहीं आ गया, ये सभी टेस्ट भी करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के उन्होंने जो अपने रेगुलेशंस में कहा है, और जो भी सूक्ष्म जीवाणु के स्टडी करना है फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर, वो भी करते हैं। ये सभी डेयरी इंडस्ट्री में करते हैं। अब हम कुछ कॉमन डिफेक्ट्स देख लेते हैं जो आप लोगों ने भी, आप जब घर पे दही बनाते हैं तभी भी आपने देखा होगा, उसमें कुछ जो कॉमन जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, डिफेक्ट्स। उसमें सबसे पहला जो है, मैंने इसमें 3 कॉलम्स दिखाया है। ये सबसे पहला इसमें जो भी प्रॉब्लम है वो दिखाया है, वो किसके वजह से है और क्या कर सकते हैं वो इसमें दिया है। जैसे कि सबसे पहले दही में और उसमें श्रीखंड वगैरह में हमने जो देखा है, उसमें से स्पेशली दही में उसका जो पानी जो है, पानी नहीं, मैंने उसको क्या बोला था, वे और अलग होना, वे और छाछ जैसे जो पानी है ना वो अलग हो जाना, ठीक है, वे अलग होना, तो उसको वे सेपरेशन बोलते हैं। उसका मेन ये कारण है कि ज्यादा एसिड बन गया है, मतलब आप ज्यादा देर उसको इंक्यूबेट कर लिया है, उसके वजह से ज्यादा वे सेपरेशन हो जाएगा। क्या होता है कि ज्यादा जब खट्टा हो जाता है ना, तो वो जो आपका जो दही बना है ना, पूरा प्रोटीन का, केसिन का जो मांस बना है, वो एकदम सिकुड़ जाता है और ज्यादा पानी छोड़ देते हैं। तो वो एक है। दूसरा है कि आपने बराबर स्टैंडर्डाइज नहीं किया। तो मैंने बोला था कि 13 से लेके 15 तक का टोटल सॉलिड से तो बहुत अच्छा सेट प्रोडक्ट बनता है। अब आपने रखा था 11% तो ये 12% है। तो लो टोटल सॉलिड्स के वजह से भी ये जो प्रॉब्लम होगा। और इम्प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट है। इम्प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट में मैंने एक फायदा बोला था, आप जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो वे प्रोटीन वगैरह डीनेचर हो जाता है, तो वो पानी को बांध के रखते हैं। तो आपने अगर ठीक तरह से हीट ट्रीटमेंट नहीं दिया तो ये वे सेपरेशन का प्रॉब्लम होगा। तो ये सब चीजों को कैसे हम इसको सॉल्व किया जाए वो ये बताया है। तो जब आप जानते हैं कि प्रॉब्लम ये सब है तो आप उसको ठीक तरह से कर सकते हैं। कि जैसे कि आप ध्यान रखिए इंक्यूबेशन में, ज्यादा ओवर इंक्यूबेशन मत करिए तो ज्यादा एसिड नहीं बनेगा। दूसरा है कि जब इंक्यूबेशन हो रहा होता है ना, जब आपने टेम्परेचर में रख दिया, स्टार्टर कल्चर डालने के बाद, मेड 1 डालने के बाद जो आप दही जमने के लिए रखते हैं, मैंने बोला था कि बीच बीच में जाके उसको छू छू के उसको खराब नहीं करना है, हिला हिला के। तो जब आप
उस वक्त अगर ज्यादा ऐसे हिलाते रहोगे तो क्या होगा कि ज्यादा पानी छोड़ेगा और कभी सेट प्रोडक्ट नहीं बनेगा। फिर आप ठीक तरह से स्टैंडर्डाइज करिए दूध को और ठीक तरह से उसको हीट ट्रीटमेंट दीजिए। ये सभी चीजें आप ध्यान रखोगे तो एक ये प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगा। दूसरा है कि कड़वा स्वाद, बिटर टेस्ट आना, ये तब होता है जब कंटामिनेशन होता है। मैंने आपको समझाया था कि कंटामिनेशन क्या है, मतलब बिन बुलाए मेहमान कोई ना कोई आ गया है, तब उसने जो अच्छा सा टेस्ट में से ऐसे ये जो कड़वा स्वाद वाला ऐसे चीजें बनाते हैं कि फिर आप दही खाओगे तो आपको ये कड़वा स्वाद आ जाएगा। तो उसमें एक ही है, आपको स्वच्छता पे पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, स्वच्छता पे पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। देन गैसिनस, गैसिनस तो मैंने आपको समझाया था अभी। अगर दूध में, दही में ईस्ट, कोलिफॉर्म्स ये सब आता है, ये सब कब आता है वो भी आपको अभी बताया था। तो एक तो स्वच्छता पे ध्यान रखना है कि मतलब आप जो स्वच्छता का मतलब है कि आप जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं, आप पानी का क्वालिटी, जो आप पानी इस्तेमाल करते हैं ना उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। और जो भी आप यूटेंसिल्स यूज करते हैं, वेसल्स यूज करते हैं, बर्तन यूज करते हैं वो अच्छे, और जो वर्कर है उसका भी हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। घर पे कौन दही जमाते हैं, घर पे मम्मी ज्यादातर करती है, तो उनकी वो भी साफ सुथरे कंडीशन में उनका हाथ वगैरह जो है साफ सुथरा होना चाहिए। तो इसलिए पहले पुराने जमाने में ऐसा था कि किचन में, रसोई में घुसने से पहले नहा के और अच्छे से रसोई के लिए एक अलग कपड़ा होता था, वही पहन के अंदर जा सकते थे, वही पहन के रसोई का काम खत्म करो, और बाल वाल जो है अच्छी तरह बांध के रखना होता था। तो ऐसे इसको बोलते हैं हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस बोलते हैं। तो ऐसे करने से क्या होगा कि जो भी खाना बनेगा वो एकदम पूरा स्वच्छ वातावरण में, स्वच्छ कंडीशंस में बनेगा, तो उसका क्वालिटी भी अच्छा ही रहेगा। तो ये गैसिनस, कड़वा स्वाद है, और रोपिनस दूसरा एक और यहाँ बताया है, रोपिनस, ये सभी जो है ये कंटामिनेशन की वजह से होता है, अलग अलग कंटामिनेशन। मैंने जैसे बोला बिन बुलाए मेहमान तो कोई भी आ सकता है, कोई भी सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरिया अंदर आ सकता है, क्योंकि हमारे जो है चारों तरफ बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु हैं। तो अगर जैसे आपने अपने घर पे दही बना लिया, ठीक है, वो कटोरी में या बर्तन में रखा हुआ है, अब उसके लिए ढक्कन ढूंढ रहे हैं आप, इतने में एक मक्खी आके उसके अंदर बैठ गई, तो उसमें आप सोच मक्खी कहाँ कहाँ बैठ के आई, आए जो भी है आया होगा, ठीक है, तो उसके साथ साथ कितने गंदगी साथ में लेके आए होंगे और कितने सूक्ष्म जीवाणु साथ में लेके आए होंगे। और आप जब ढक्कन लेके वापस आएंगे तब तक तो वहां से चले गए होंगे, लेकिन जो भी बैक्टीरिया उसके अंदर आपके खाने के अंदर जाना था वो तो जा चुका है। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है। और जो व्यवसाय करना चाहते हैं वो लोग जहाँ पे जिस भी रूम में ये दही वगैरह बनाते हैं वहाँ पे फ्यूमिगेशन भी कर सकते हैं। जो मैंने एरियल कंटामिनेशन की बात करी ना, ईस्ट के लिए, ईस्ट और फुग जो है वो हमारे हवा में रहते हैं, उसमें ईस्टर्न मोल्ड दोनों होता है। मेनली जो है ईस्टर्न मोल्ड का, उसको कंट्रोल करने के लिए आप फ्यूमिगेशन कर सकते हैं। तो फ्यूमिगेशन में जैसे पोटेशियम परमैंगनेट और फॉर्माल्डिहाइड का जो मिश्रण बना के रखते हैं, बस ये है कि उसके लिए एक दिन पूरा आपको थोड़ा प्रोसेस बंद करके, पूरा कमरा बंद करके उसमें फ्यूमिगेशन करना पड़ेगा। तो ये जो है ये कुछ ऐसे डिफेक्ट है। फिर एकदम बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाना, ठीक है, खाटो, तो ये ओवर इंक्यूबेशन की वजह से ही है। तो वे सेपरेशन भी ओवर इंक्यूबेशन की वजह से है, और ये एकदम खट्टा हो जाना वो भी ओवर इंक्यूबेशन की वजह से है। या फिर आपने दही जम तो गया, फिर उसको फ्रिज में रखा लेकिन काफ़ी देर लग गया उसको ठंडा होने में, मतलब 40 डिग्री सेंटीग्रेड में से लेस देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड होने में काफ़ी टाइम लग गया, तो भी वो तो खट्टा हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया तो एक्टिव है ही ना, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया तो अपना काम कर रहे हैं धीरे 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 करके। तो ये सभी चीज़ें हमें ध्यान में रखना पड़ेगा जब हम ये फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो
अच्छा, अब मैं थोड़ा हमारे जो यहाँ कॉलेज में जो काम किया है उसके बारे में मैं थोड़ा कहना चाहूँगी। तो यहाँ पे जो दिखाया है ये कुछ ऐसे स्टार्टर कल्चर का लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का नाम है, जो आप दही, लस्सी, छाछ ये सब बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी हमारा ही कल्चर्स है और हम ये डिपार्टमेंट में रखते हैं ये कल्चर्स को। तो अगर किसी को ज़रूरत पड़ते है तो वो पहले से बताएंगे तो हम लोग उसका छोटा सा दही जैसा वो बना के देते हैं उनको, तो वो ले जाके अपना घर पे इस्तेमाल करके देख सकते हैं। तो ये हमारा कल्चर्स है। तो ये उसके अलावा ये हमने अपना कल्चर्स यूज़ करके जो प्रोडक्ट्स बनाया है वो भी यहाँ पे दिखाया है। ये सारे दही का ही दही जैसे ही प्रोडक्ट्स है सारे। दही में इसमें हनी डाल के बनाया है हमने, और एक में मैंगो डाल के बनाया है, और इसमें कैरेट इनकॉर्पोरेट किया है। और ये जो है एक प्रोबायोटिक लस्सी बनाया था, और हनी वाला प्रोबायोटिक लस्सी। ये जो प्रोडक्ट है इसका स्टडी जो है हमने यहाँ पे हमारा करमसद मेडिकल कॉलेज के साथ भी कराया था, और उसमें ये देखा था कि ये इम्यून के लिए बहुत अच्छा होता है ये जो लस्सी है। दूसरा एक प्रोडक्ट है पिकल फ्लेवर्ड प्रोबायोटिक ग्रीक योगर्ट है ये। अब ये योगर्ट जो है दही जैसा ही प्रोडक्ट है योगर्ट भी, और बाहर के कंट्री में दही जैसा प्रोडक्ट को योगर्ट बोलते हैं। थोड़ा सा फर्क है योगर्ट और दही में, स्पेशली वो जो स्टार्टर कल्चर जो योगर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, वो एकदम फिक्स्ड स्टार्टर कल्चर होता है। दही में हम दूसरे अलग अलग स्टार्टर कल्चर इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे, तो थोड़ा सा डिफरेंस है दही और योगर्ट में। ग्रीक योगर्ट जो है ना, ये हमारा जो चक्का और मस्का जैसा प्रोडक्ट है। तो ये एक ग्रीक योगर्ट हमने डेवलप किया था, इसमें अपना अचार मसाला जैसे फ्लेवर डाल के डेवलप किया है ये। तो और दूसरा एक जो डेवलप किया है वो है ये मोरिंगा। ये मोरिंगा जो है सरगवा का जो पत्ते का जो वो पाउडर इस्तेमाल करके छाछ बनाया है ये। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स है जो हमारे डेयरी साइंस कॉलेज में डेवलप किया है। और तो मैं ये कहना चाहूँगी कि फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स जो है, जैसे हम घर पे जितने भी खाना बनाते हैं, हमें पता है कि खाना बनाते वक्त क्या क्या ध्यान में रखने का है और स्वच्छता कितना ज़रूरी है, ये सब हमें पता है। तो फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स जो है बनाते वक्त भी ये सारे जो है हम ध्यान में रखते हैं। वो जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट को व्यवसाय के रूप में आप डेवलप करते हैं तभी भी ध्यान में रखने का है। मैं जब भी अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जितने भी टेक्नोलॉजी है ना, वो आपके घर पे अपनी मम्मी के पास ही होता है, किचन में, आपके रसोई में होता है। क्योंकि आप जितना ध्यान से, जितना ध्यान लेके, कितना प्यार से जो चीज़ें बनाते हैं ना, वैसे ही है। बस डेयरी इंडस्ट्री में उसको और थोड़ा सिस्टमैटिकली किया हुआ है, उसका थोड़ा टेक्नोलॉजीज उन्होंने नए इक्विपमेंट्स यूज करके, और क्योंकि डेयरी इंडस्ट्री में बड़े क्वांटिटी में चीज़ें बनती है तो वो और थोड़ा सिस्टमैटिकली किया हुआ है। लेकिन सब चीज़ों में, स्वच्छता में भी और अच्छी क्वालिटी में भी, सब में ध्यान देके और अच्छी तरह बनाने की कोशिश करते हैं वहाँ पे। इसलिए एक स्टैंडर्डाइज्ड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वहाँ पे। और फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे आप जानते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए आपको रोज कोई ना कोई फॉर्म में या छाछ पी लो या दही ले लो या फिर श्रीखंड खा लो। बच्चे तो खूब आराम से श्रीखंड वगैरह तो खा ही सकते हैं, तो डेली लेना चाहिए और बच्चों को देना चाहिए और बड़ों को भी खाना चाहिए फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स। अब ये फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स का टेक्नोलॉजी जो है, आपको लगेगा कि ये तो बस दूध ले लिया, मेड डाल दिया, बस जमा लिया, इतना सिंपल है, ऐसा आपको लगता है। लेकिन अगर साइंटिफिक वे में देखा जाएगा तो आप उसमें हम एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म को उतार रहे हैं दूध में, जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, वो कैसे कैसे काम करके हमें एक प्रोडक्ट देते हैं।
तो ये टेक्नोलॉजी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसमें जो छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने बताई है ना, जहाँ जहाँ ध्यान रखने का है, जैसे कि वो जो मेडवन है उसमें जो स्टार्टर कल्चर है उसका क्वालिटी कैसा होना चाहिए, और इंक्यूबेशन टेम्परेचर, इनोकुलम रेट, और उसके बाद पैकेजिंग मटेरियल का क्वालिटी, और उसके बाद पूरे के पूरे जितने भी इक्विपमेंट्स आप यूज़ करते हैं ना उसका स्वच्छता, वो कैसे स्टरलाइज्ड होना चाहिए, ये सब चीज़ें जो मैंने बोला था ना, ये सब बहुत ही मायने रखते हैं जब एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए। और ये जो है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर जितने भी फार्मर्स हैं उनके पास गाय भैंस जो हैं, तो वो मिल्क प्रोड्यूसर्स जो हैं उनका दे हैव ए स्कोप कि फर्मेंटेड डेयरी जो है फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, इसलिए लॉट्स ऑफ स्कोप है बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी। और बहुत ऐसे नहीं है कि आप उसमें बहुत ही ज़्यादा महंगा कोई इक्विपमेंट्स हो, ऐसा नहीं है। ऐसे छोटा इंक्यूबेटर वगैरह जो लेते हैं हम लोग, तो वो यूज़ करके भी मतलब एक प्रॉपर इंक्यूबेशन टेम्परेचर देते हैं तो भी वो क्वालिटी में कितना ज़्यादा फर्क लाते हैं। तो ये मेरी तरफ से मेरे को यही कहना था, और आप सबका खूब खूब आभार। थैंक यू। ધન્યવાદ મેડમ. આપણી સાથે જોડાયેલા પાર્ટિસિપન્ટ્સને જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો અત્યારે મેડમ આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે, તો પ્રશ્ન તમે પૂછી શકો છો. મેડમ પ્લીઝ તમે પ્રેઝન્ટેશન સ્ટોપ કરી શકો. हाँ हाँ, જો કઈ મનમાં પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો હોય કોઈ પણ પાર્ટિસિપન્ટને તો પૂછી શકે છે અત્યારે. हेलो. हेलो, हाँ मैडम, मैं देवेंद्र बोल रहा हूँ धर्मत से. नमस्ते सर। नमस्ते मैडम. एक छोटा सा क्वेश्चन ये था कि ग्रीक योगर्ट के लिए कल्चर आपके वहाँ से मिल जाएगा मैडम? हाँ जी सर, मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ का कांटेक्ट नंबर या कुछ डिटेल अगर मिल जाती है तो. अच्छा सर, मैं श्रद्धा मैडम आपको बताऊं कि बिकॉज मैम ऐसा है तो आप चैट बॉक्स में भी कांटेक्ट नंबर आप डाल सकती है. आप आपके हाँ ठीक है, डिपार्टमेंट चलेगा. का. दैट विल डू. बिल्कुल बिल्कुल मैडम. सर मैं मेरा ही कांटेक्ट नंबर पे आप कर सकते हैं सर। अच्छा ओके, यहाँ पे मैं दे देती हूँ। थैंक यू मैडम. અન્ય કઈ પૂછવું હોય તો અશોકભાઈ કઈ પૂછવું હોય, રાઠોડ સ્ટેલા છે, અન્ય પાર્ટિસિપન્ટ્સ ને કઈ પ્રશ્ન મનમાં ઉદ્ભવતો હોય તો. ખૂબ ખૂબ આભાર મેડમ. મેડમે દહીં અને અન્ય ફર્મેન્ટેડ ડેરી પ્રોડક્ટ્સ ને ઘરે તેમજ ઔદ્યોગિક એકમ પર કઈ રીતે બનાવી શકાય એ વિશે ખૂબ જ વિસ્તારપૂર્વક અને ખૂબ જ સરસ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ માહિતી આપી. ફરી એક વખત ડોક્ટર શ્રીજા મુદગિલ મેડમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અત્યારે આપણી સાથે કામધેનુ યુનિવર્સિટીના વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ડોક્ટર પીએચ વાટેલિયા સાહેબ જોડાયેલા છે. હું સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તે અમોને તથા આપણી સાથે ફેસબુક અને યુટ્યુબના માધ્યમથી તેમજ અન્ય માધ્યમથી જોડાયેલા દર્શકોને માહિતી આપે. સૌને નમસ્કાર. આજે ડૉક્ટર શ્રીજા મુદગલે દહીં અને ખાસ કરીને જે ફર્મેન્ટેડ પ્રોડક્ટ્સ જે દૂધની હોય છે એની બનાવટ વિશે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સ્કેલ પર અને ઘરે કઈ રીતે બનાવી શકીએ એના વિશે વિસ્તૃત માહિતી આપી. મિત્રો, જેવી રીતે ડૉક્ટર શ્રીજાબેને જણાવ્યું એ મુજબ આ બધી જે ઉત્પાદનો છે એ બધા આપણે ઘેર તો બનાવતા જ હોઈએ છીએ. દૂધનું આપણે દહીં, ઘી, છાશ, માખણ અને શ્રીખંડ અને એવી બધી ઉત્પાદનો આપણે ઘરે પણ બનાવતા જોઈએ છીએ. આપણને આ બધી વસ્તુઓ બજારમાંથી પણ મળે છે.
હંમેશા આપણને તફાવત જોવા મળે છે કે ઘેર આપણે દહીં બનાવીએ છીએ એ જુદું હોય છે, અને બજારમાંથી આપણને મસ્તી દહીં મળે છે, અથવા તો અમૂલનું બીજું પણ દહીં મળે છે. તો આ દહીંમાં અને દહીં જે વેચતી દુકાનો હોય ત્યાંથી આપણને દહીં મળે છે, એની ગુણવત્તામાં કંઈક ફરક હોય છે. આવી જ રીતે આપણે યોગર્ટ મળતું હોય અથવા તો બીજા કોઈ ઉત્પાદનો મળતા હોય, લસ્સી મળતી હોય, રસમલાઈ છે, અને આ બધી વસ્તુમાં આપણને ફરક જોવા મળે છે. મને લાગે છે કે જો તમે ડૉક્ટર શ્રીજાબેનનું આ જે વક્તવ્ય ધ્યાનથી વાંચ્યું, સાંભળ્યું હશે ને એમણે જે વિગતો લખી હશે, તો એ વિગતો નોંધવાનો પ્રયાસ કરશો તો આપણને એક સમજાશે કે પ્રક્રિયામાં બહુ ફરક નથી. ઘેર આપણે જે પ્રક્રિયા કરીએ છીએ અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સ્કેલ પર જે પ્રક્રિયા થાય એમાં ફરક નથી. એમાં ફક્ત સાધનો મોટા છે, આધુનિક સાધનોનો ઉપયોગ થાય છે, અને આધુનિક પદ્ધતિમાં ચોકસાઈ રાખવામાં આવે છે. ખાસ કરીને ટેમ્પરેચર, જે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે એમાં ટેમ્પરેચર જો જાળવવામાં આવે તો આપણને જે ઉત્પાદન મળે છે એ સારી ગુણવત્તાનું હોય. અને બીજો એક સૌથી અગત્યનો મુદ્દો હાઇજીનનો એમણે કહ્યો. જેટલી ચોખ્ખાઈ રાખીશું, જેટલી સ્વચ્છતા રાખીશું, એટલું કોન્ટામિનન્ટ્સનો આવવાની શક્યતા ઓછી છે. ખાસ કરીને ફૂગ અને જે અવાંછિત જે જરૂરી નથી અથવા તો રોગકારક જે બેક્ટેરિયા છે અથવા તો ફૂગ છે, એ જો આપણા ઉત્પાદનમાં આવી જાય તો દૂધની ઉત્પાદન અથવા તો દહીંમાં આવી જાય તો તરત એનો સ્વાદ બગડી જશે, બેસ્વાદ થઈ જશે, એનો રંગ બદલાઈ જશે, એની કન્સિસ્ટન્સી જુદી હશે, અને એ આપણે પોતાના માટે પણ ખાદ્યાન્ન તરીકે અસ્વીકાર્ય રહેશે. અને જો આપણે બજારની અંદર વેચતા હશું તો પણ એ આપણે વેચી નહીં શકીએ, અથવા તો એના કારણે હેલ્થ હેઝર્ડ થાય. જે કંઈ ઉપયોગ કરતા હોય, ઉપભોગતા હોય, એને પણ એ ફૂડ પોઈઝનિંગ થવાની શક્યતા રહે છે. એટલે જેમણે દૂધના ઉત્પાદનો ઘરગથ્થુ ઉપયોગ માટે પેદા કરવા હોય એના માટે, અથવા તો ધંધાદારી રીતે તમારે જે કંઈ દૂધના ઉત્પાદનો બજારમાં વેચવા હોય, ખાસ કરીને દહીં અને દહીંની આધારિત જે કંઈ ઉત્પાદનો હોય, એમાં ચોકસાઈ મેળવણની ગુણવત્તાનું છે, બીજું ટેમ્પરેચરનું છે, અને ચોખ્ખાઈનું મહત્વ છે. એમાં ક્યાંયથી પણ કોઈ પણ રોગકારક જંતુઓ ન આવી જાય જેના કારણે ફૂડ પોઈઝનિંગ થઈ શકે, અથવા તો વસ્તુ બગડી જાય, એનો સ્વાદ બગડી જાય, રંગ બદલાઈ જાય અને એની ગુણવત્તામાં અસર થાય. હવે આપણી એક ઘરગથ્થુ પદ્ધતિ હોય છે કે આપણે ઘેર મેળવણ ખૂટી ગયું, દહીં ખલાસ થઈ ગયું એટલે બાજુના ઘેરથી લઈ આવીએ. બાજુના ઘેરથી લાવીએ ત્યારે આપણે મોટાભાગની મહિલાઓ તો ખૂબ કાળજી રાખતી હોય છે કે ભાઈ કોના ઘેરથી લાવીએ છીએ, ખૂબ મહત્વનું છે. દરેકના ઘેર એક સરખી સ્વચ્છતા હોતી નથી, દરેકની પદ્ધતિ પણ સરખી હોતી નથી. એટલે મેળવણ લાવવું એમાં કંઈ ખોટું નથી, પરંતુ સારી ગુણવત્તાનું મેળવણ ક્યાંથી લાવવું એ લોકો પોતે સ્વચ્છતા રાખે છે કે કેમ. જે મેળવણ લાવે છે એની ગુણવત્તા પણ તમારે જોવી પડે, એ સારું છે કે કેમ એ ખાસ તો જોવું પડે. બીજું, બજારમાંથી જે આપણે દહીં ખરીદીએ છીએ, ખાસ કરીને ડેરીનું પ્રોસેસ કરેલું જે પેક કરેલું દહીં હોય છે, એની ગુણવત્તા ઉચ્ચતમ હોય છે. એનો પણ આપણે મેળવણ તરીકે સીધો ઉપયોગ કરીએ, બાજુના પાડોશમાંથી લાવીને ઉપયોગ કરીએ. કલ્ચરનું જ્યારે સબકલ્ચરિંગ થયા કરે વારંવાર, ત્યારે ધીરે ધીરે એમાં ખટાશ ઉમેરાતી જતી હોય છે, ખટાશ વધતી જાય છે, અને કદાચ એમાં કોન્ટામિનન્ટ્સ પણ વધવાની શક્યતા છે. એના બદલે જો ડેરીનું દહીં લાવી અને એને આપણે મેળવણ તરીકે ઉપયોગ કરીએ, અથવા તો બજારમાં જે મેળવણના ખાસ મિક્સ મળતા હોય છે, તો એ તમે ઉપયોગ કરી અને જો મેળવણ તરીકે ઉપયોગ કરો તો તમારા ઘેર જે દહીં બને છે એની પણ ગુણવત્તા સારી રહે. ખાસ કરીને સ્પેશિયાલિટી પ્રોડક્ટ્સ જે બનાવવી હોય તો એમાં તો તમારે ઘરગથ્થુ મેળવણનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ. એટલે આ વસ્તુનું આપણે ધ્યાન રાખીએ. આ ઉપરાંત જેવી રીતે કહ્યું કે યોગર્ટની અંદર એક ફિક્સ કલ્ચર હોય છે, જ્યારે ઘણા બધા ઉત્પાદનો છે એમાં મિક્સ પ્રકારના કલ્ચર વપરાતા હોય છે. ખાસ કરીને આપણે જોયું હશે કે ખાટું દહીં લાવીને એનો આપણે મેળવણ તરીકે ઉપયોગ કરીએ અને ઘેર આપણે દહીં મેળવીએ, દૂધને મેળવીને દહીં બનાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ, ખૂબ ઝડપથી અને સારી ગુણવત્તાનું દહીં બની જતું હોય છે. પણ મસ્તી દહીં છે એ લાવીએ અને મેળવણ કરીએ તો તરત જ એનું લાંબો સમય એકાદ વખત કદાચ દહીં બની જાય, પણ પછી આગળ થતું નથી ને એમાં તાતણા થઈ જાય છે. તો હું ખાસ કરીને ડૉક્ટર શ્રીજાબેનને કહીશ કે આ મસ્તી દહીં છે એ આપણું કલ્ચર છે, એમાં એ ભેદ શું છે એ જણાવે બધાને,
અને અને એ એવું થવાનું કારણ પણ જણાવે. મારી જાણકારી મુજબ એ કલ્ચરમાં એ બેક્ટેરિયા એ પ્રકારના છે કે જે અમુક મર્યાદાથી વધુ તાપમાનમાં એનો ગ્રોથ થતો નથી, અને એના કારણે એ વારંવાર એ મેળવણનો ઉપયોગ થઈ શકતો નથી. બીજું કે તાંતણા બની જવાની પ્રક્રિયા ઘણા બધાના દહીંમાં ખાસ કરીને તાંતણા બને, રોપીનેસ જે તમે કહ્યું, અથવા તો થ્રેડ જેવું. આ એક મોટાભાગની સમસ્યાઓ બહેનોને ખાસ કરીને જોવા મળતી હોય છે. દહીં ચીકણું લાગવું, દહીંમાં તાંતણાઓ થવા, દહીંનો થોડો ઘણો સ્વાદ બદલાઈ જવો, એમાં કદાચ બીજો કંઈ રંગ ના બદલાય પણ એની ઉપર ચિકાસ જેવું લાગે. આ બધી મોટાભાગના બહેનોને આ સમસ્યાઓ સતાવતી હોય છે. આ ઉપરાંત જે દહીંની ગુણવત્તામાં મોટામાં મોટો તફાવત આવતો હોય તો એની કન્સિસ્ટન્સી બદલાયા કરતી હોય. કોઈમાં વધારે પાણી દેખાય, કોઈમાં ઓછું, અથવા તો એકદમ ગઠ્ઠો થઈ જાય. આ બધા જે માઇનર જે ડિફરન્સીસ આવતા હોય છે, બેને ખૂબ સારી રીતે સમજાવ્યું છે કે આપણે જો પ્રક્રિયા ખૂબ જે નિયમિત રીતે જે એમણે જે ફ્લો ચાર્ટ બતાવ્યો એ પ્રમાણે આપણે જો પ્રક્રિયા કરીએ દહીં જમાવવાની અથવા તો એની ઉત્પાદન પેદા કરવાની, તો એમાં આપણને પરફેક્ટ રિઝલ્ટ મળે. પણ આપણી દરેક પદ્ધતિમાં મોટાભાગે આપણે બધું અડસટ્ટે કરતા હોઈએ, અંદાજિત લેતા હોઈએ છીએ. એનું મેળવણ પણ અંદાજિત લઈએ, ટેમ્પરેચર પણ અંદાજિત આપણે હોય છે. આ ટેમ્પરેચર આપણે થર્મોમીટર લગાવીને ક્યારેય જોતા નથી કે એનું કેટલું ટેમ્પરેચર છે. બહારનું વાતાવરણનું જે રૂમનું ટેમ્પરેચર કેટલું છે, રસોડાનું ટેમ્પરેચર કેટલું છે. દહીંને ઘણી વખત આપણે મેળવવા માટે શરૂઆત કરીએ તો દૂધને ખૂબ વધારે પડતું ગરમ કરી નાખીએ. ખૂબ વધારે પડતા ગરમની અંદર ગરમ દૂધની અંદર જ આપણે મેળવણ નાખી દઈએ તો કદાચ એ મેળવણ માટે વાપરેલા બેક્ટેરિયા છે એ જ મરી જાય. તો એવું ન થાય એ ખાસ જરૂરી છે. એટલે હુંફાળું દૂધ એને મેળવવું, એમાં યોગ્ય ગુણવત્તાનું સારું સ્વચ્છ મેળવણ મેળવવું, એને યોગ્ય તાપમાન જળવાઈ રહે એના માટેનો પ્રયત્ન કરવો, અને પૂરતો સમય થઈ ગયો પછી દહીં જમાઈ જાય એટલે તરત જ આપણે એને ફ્રીઝમાં મૂકી દેવું. એ ખૂબ અગત્યનું છે. જો એમને જ આપણે બહાર રાખી દઈએ તો એની ખટાશ ધીરે ધીરે વધતી જ જશે, રેન્સિડિટી એની વધતી જશે, પછી એ સ્વાદિષ્ટ લાગશે, સ્વાદ એનો સારો લાગશે નહીં. એટલે ખટાશ વધી ન જાય એ ખૂબ અગત્યની છે. અને દૂધના મેળવણની ગુણવત્તા, તમે ઉત્તરોત્તર એકનું એક જ મેળવણ તમે વારંવાર તમારા ઘેર પણ વાપરતા રહેશો તો મહિનાઓ સુધી જો એકને એક જ તમે વાપરશો તો કદાચ એ ગુણવત્તા ધીરે ધીરે તમારી દૂધ અને છાશની ગુણવત્તા, દહીં અને છાશની ગુણવત્તા બગડવાની શક્યતા છે. એટલે વારંવાર મેળવણ બદલતા પણ રહેવું, સારું ડેરીનું દહીં મેળવી અને એનો મેળવણ તરીકે ઉપયોગ કરો તો તમારું કલ્ચર બદલાઈ જશે, નવું કલ્ચર આવી જશે, અને નવા કલ્ચરથી તમે ફરી પાછું મેળવણ કરીને એનું દહીં બનાવવાનો પ્રયત્ન કરશો તો ખૂબ સારી ગુણવત્તા જણાઈ રહેશે. આ ઉપરાંત બેને દૂધને દહીંની અલગ અલગ બનાવટો વિશે જણાવ્યું, ખાસ કરીને પ્રોબાયોટિક અને મોરિંગા નો ઉપયોગ કરીને છાશ બનાવી, લસ્સી બનાવી પ્રોબાયોટિકની. હવે આ બધા વેલ્યુ એડેડ પ્રોડક્ટ્સ છે. એ સામાન્ય દહીં અથવા તો સામાન્ય છાશ છે એના કરતાં થોડી ગુણવત્તામાં સુધારો કરે છે, એ સારી કિંમત આપે છે. એટલે સારી કિંમત એવા નજીવો ખર્ચ કરી અને જે વધારે સારી ગુણવત્તાના દહીં અથવા તો છાશ અથવા તો લસ્સી આપણે બનાવીએ, એનું ખૂબ સરસ રીતે આકર્ષક રીતે પેકેજિંગ કરીએ અને ખાદ્યાન્નના વેચાણ માટેના જે નિયમો છે, નીતિ નિયમો છે, એનું યોગ્ય રીતે પાલન કરીએ. જો વધુ માત્રામાં જો પેદા કરતા હોઈએ, ઉત્પાદન કરતા હોઈએ તો યોગ્ય લાયસન્સિંગ લઈ અને પછી એનો વ્યવસાય કરીએ, અને એ સ્ટાન્ડર્ડ્સ આપણા જે FSSAIના સ્ટાન્ડર્ડ્સ છે અને એ જાળવી રાખીએ અને પછી વ્યવસાય કરીએ તો મને લાગે છે કે દૂધ અને દૂધના ઉત્પાદનોનો વ્યવસાય છે ખૂબ સરસ, ઉત્તમ વ્યવસાય છે, અને એ વ્યવસાય તમને આગળ લઈ જવામાં ખૂબ મદદ કરશે. નાના પાયાથી શરૂઆત કરો, ધીરે ધીરે ઉત્પાદન ક્ષમતામાં વધારો કરો, ધીરે ધીરે વધારે આધુનિક સાધનો વસાવતા થાવ, વસાવીને પછી સારી રીતે પેકેજિંગ કરવું. ખૂબ અગત્યની બાબત છે તમારું પેકેજિંગ કેટલું આકર્ષક, શુદ્ધ, ચોખ્ખું, અને તમારું જે ઉત્પાદન છે એ ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ હોય, ગુણકારી હોય, અને એમાં ગુણવત્તા સતત જળવાઈ રહે. એક લોટ હોય એમાં સારી ગુણવત્તા હોય અને બીજા લોટની અંદર જો ગુણવત્તા થોડી નબળી આવશે તો તમારા ગ્રાહક છે, તમારી સારું જ્ઞાન છે, તમે સરસ રીતે પદ્ધતિથી કામ કરો છો, પણ એક લોટ જો ખરાબ આવી ગયો, એ લોટની અંદર તમારી એક પ્રોડક્ટ નબળી આવી ગઈ તો ગ્રાહક તમારાથી દૂર ભાગી જશે, ફરીથી તમારા ઉત્પાદનને લેશે નહીં. તમે
હજારો કિલો સુધી દહીં બનાવીને કાયમ વેચતા હો, પણ એક વખત કોઈને ખરાબ અનુભવ થયો, તમારા ઉત્પાદન વિશે કંઈક નબળો અનુભવ થયો, ત્યાર પછી એ ગ્રાહક ફરીથી તમારી પાસે નહીં આવે. એટલે સતત તમારા ઉત્પાદનની ગુણવત્તા સતત જાળવવી, એના માટે ચોકસાઈ રાખવી, હાઇજીનની જે ચોખ્ખાઈની જે વાત કરી એને સતત આપણે નજર સમક્ષ રાખવી અને ગુણવત્તા જળવાઈ રહે એના માટે વિશેષ પ્રયત્ન સતત કરતા રહેવું, એ વ્યવસાયમાં સફળતાની કુંજી છે. એટલે મને લાગે છે કે ડૉક્ટર શ્રીજાબેનનું આજનું વક્તવ્ય છે બધાને ખૂબ ઉપયોગી નીવડશે. ખાસ કરીને આજના આ કાર્યક્રમ પૂરો થયા પછી ફેસબુક અને યુટ્યુબના માધ્યમથી જ્યારે આપ સૌ આને નિહાળશો ત્યારે તમને આની ફરીથી ઉપયોગિતા સમજાશે. અને એ દરમિયાન પણ આપને કોઈ પ્રશ્ન થાય તો અમારી યુનિવર્સિટીના ડેરી સાયન્સ કોલેજના પ્રાધ્યાપકો અને વિષય નિષ્ણાતો ડૉક્ટર શ્રીજાબેન અને ડૉક્ટર સુનીતાબેન અથવા તો અન્ય કોઈ વિષય નિષ્ણાતોનો આપ સંપર્ક કરી અને તમારી સમસ્યાનું નિવારણ કરી શકો છો. આપ સૌએ અમોને સાંભળ્યા અને ખાસ કરીને ડૉક્ટર શ્રીજાબેનના જ્ઞાનનો આપ સૌએ લાભ લીધો, એ બદલ હું આપ સૌને અભિનંદન આપું છું. કારણ કે નવું જ્ઞાન મેળવવા માટેની તૈયારી અથવા તો તત્પરતા હોવી એ પણ ખૂબ જ અગત્યની છે. કોઈએ વક્તવ્ય આપ્યું એ ફક્ત વક્તવ્ય તરીકે પસાર ન થઈ જાય, એક ઇવેન્ટ તરીકે પસાર ન થઈ જાય, પણ એમાંથી આપણે કંઈ સાર્થક જ્ઞાન મેળવીએ અને જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરવા માટે કંઈક આપણે પ્રયત્નશીલ બનીએ, વ્યવસાયિક ધોરણે એને અપનાવવાનો પ્રયાસ કરીએ અને આપણે પોતે અથવા તો આપણા સગા સંબંધી ભાઈઓ બહેનો મિત્રોમાંથી કોઈને પણ આ પ્રકારના વ્યવસાય કરવો હોય, ઉત્પાદનો કરવા હોય અને વેચવા હોય તો એના માટે આપણે પ્રોત્સાહન આપીએ. જરૂર લાગે તો આ પ્રકારના કેન્દ્રોની મુલાકાત લઈએ, ડેરી સાયન્સ કોલેજની મુલાકાત લઈએ, એ વિભાગની મુલાકાત લઈ અને પ્રત્યક્ષ રીતે ડેરીની મુલાકાત લઈ અને પ્રત્યક્ષ રીતે આ બધા ઉત્પાદનો કેવી રીતે બને છે વારંવાર પ્રશ્નો કરીને દરેક બાબતને ઝીણવટથી અભ્યાસ કરીને જોઈને પૂછીને લખીને અને પછી સિસ્ટમેટિકલી પદ્ધતિસર તમે વ્યવસાયમાં એને કઈ રીતે અમલ કરી શકાય એ વિશે ઝીણવટથી જો આયોજન કરશો તો મને લાગે છે કે આ વ્યવસાય કરવો એ કદાચ સફળતાની તમને નવી ચાવી બતાવશે, પૂંજી બતાવશે અને આજનું ડૉક્ટર શ્રીજાબેનનું વક્તવ્ય છે પણ સાર્થક રહેશે. અમને સૌને સાંભળ્યા એ બદલ આપ સૌનો આભાર. જય જય ગરવી ગુજરાત, ભારત માતા કી જય. સર, મારો એક પ્રશ્ન હતો, વાત કરી શકું? ચોક્કસ પ્રશ્ન કરો. પ્રશ્નોત્તરી હજી ચાલુ જ છે. વિસનગરથી દશરથ પટેલ વાત કરું છું, ડીકે પટેલ. મારી પાસે કાંકરેજ ગાયની ગૌશાળા છે અને ટોટલી મારી પાસે 70 થી 80 કાંકરેજ ગૌશાળા છે. તો કાંકરેજ ગાયનું દૂધમાંથી દહીં બનાવીએ છીએ તો સાહેબ એ રેગ્યુલર ખાટું કેમ વધારે થતું હોય છે? જો બેનનું જો તમે વક્તવ્ય બરાબર ધ્યાનથી સાંભળ્યું હોય તો 2-3 ગુણધર્મો કયા દહીં બનાવવા માટે શું જોઈએ, જરૂરી છે એ બાબતની જો તમે કાળજી રાખશો તો દહીં ખાટું નહીં જાય. ખાસ કરીને વધારે સમય સુધી તમે દહીં મેળવી રાખશો તો ખાટું થશે. મેળવણની ગુણવત્તા કેવી છે એના ઉપર આધાર છે. આમ છતાં ડૉક્ટર શ્રીજાબેન આપને જણાવે કે એમાં શું પ્રશ્ન હોઈ શકે. એટલે કાંકરેજ ગાયના દૂધનું જ સાહેબ વધારે ખાટું દહીં બનતું હોય છે અને જો એને ખટાશ થોડી ઓછી આવવા દઈએ છીએ અને નોર્મલી આપણે પછી એનું ઘી બનાવવા જઈએ છીએ તો ઘીની ક્વોલિટી અને ક્વોન્ટિટી પણ નથી આવતી હોતી. આવું ગાયના દૂધમાં અમારે બને છે. डॉक्टर श्रीजाबेन जवाब दो. हाँ जी सर. सर मैंने आपका क्वेश्चन वो एक जो दूध बता रहे हैं उससे कुछ लेना देना नहीं है इसका. कोई भी उसका गाय का जो है उससे दही तो बन ही सकते हैं. तो आपका जो एक तो आप जो मेडवन इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, मैं ये पूछना चाहूंगी. और दूसरा ये है कि आप ये जो रखते हैं कितनी देर तक, इंक्यूबेशन जो हमने बताया था ना कि कितनी देर तक रखते हैं और वो आप कैसे देखते हैं कि दही जमा है कि नहीं जमा है. क्योंकि हम क्या बार बार जाके करते हैं तो कभी कभी उसमें ज़्यादा होने के बाद हमें लगता है कि अभी दही जम गया होगा. तो मैं ये जानना चाहूंगी सबसे पहले आप जो मेडवन उसमें इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा है, उसमें क्या होता है कि हाँ जी सर, अमूल का जो मस्ती आता है ना वही यूज करते हैं हम. हाँ, अमूल का मस्ती जो आता है वो आपका ये घर पे ही बनता है कि आपका कोई व्यवसाय है? ये नहीं, मेरा व्यवसाय है, मेरा फार्म है. हम लोग तो सर मैं
हाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। मेरे पास 550 एकड़ में लैंड है, हम लीज पे लेके ऑर्गेनिक प्राकृतिक खेती करते हैं। तो उसके लिए हम लोग जो काकरेज गाय यूज करता है उसका समझ लो उसमें से दही और घी बनाते हैं, और जो दूध का है वो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उसमें ये सब हमको प्रॉब्लम आता है। हाँ, उसमें क्या होता है कि सर ये आप एक एक क्या बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करते हैं ना, आप मेडवन जो इस्तेमाल करते हैं उसमें जैसे कि मैंने बताया था कि ईस्ट वगैरह जब आ जाते हैं ना, हम एक दिन का बना हुआ दही, अब इंडस्ट्री में जो दही बनाते हैं और हम जब घर पे दही बनाते हैं तो एक सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम ये होता है कि हम जब घर पे बनाते हैं तो यूनिफॉर्म क्वालिटी का नहीं बनता है। उसका रीजन ये है कि मैंने आपको बताया था इंडस्ट्री में वो लोग जो डीबीएस आजकल यूज करते हैं ना सर, वो हमेशा उसका कंपोजिशन सेम रहता है सर। मेडवन का कंपोजिशन जो है वो सेम रहता है, उसकी वजह से डे टू डे जो बनते हैं तो यूनिफॉर्म क्वालिटी का सर बनते हैं। ये एक वो है। घर पे क्या होता है कि ये बैक्टीरिया जब दूध में, जो मेडवन में जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, वो जब दूध में दही बनता है तो दूध में वो ग्रो करते हैं, ठीक है। तो उसका जो कंपोजिशन है, ये एक सिंगल बैक्टीरिया नहीं होता है, ये मिक्सचर होता है। तो ये जब ग्रो करते हैं तो उसका जो कंपोजिशन चेंज हो जाता है। तो आप दूसरे दिन जब पहले दिन का दही इस्तेमाल करोगे मेडवन की तरह, तो कंपोजिशन तो बदल गया वहां पे। ऊपर से क्या होता है कि कभी कभी जो हमारा एटमॉस्फेयर से जो ईस्ट वगैरह है वो भी उसके अंदर आ जाता है, क्यों ईस्ट हमारा जो खाने का एक नॉर्मल पार्ट होता है ये, तो इसलिए उसमें आ जाता है। तो उसकी वजह से भी ईस्ट क्या करते हैं कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से भी ज्यादा एसिड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो क्या होगा कि यीस्ट आ जाएंगे तो और खट्टा होता जाएगा। तो हर एक दिन आपका मेडवन का कंपोजिशन चेंज हो रहा है सर। तो इंडस्ट्री में जब बनाते हैं तो दे स्टार्ट विथ ए सिंगल कल्चर, जो हम जैसे चाय में बॉर्नवीटा मिलाते हैं तो जैसे काट के सीधे डाल दिया, एक सेम कंपोजिशन का रहता है। ये एक रीजन है सर। तो आपका अगर व्यवसाय है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप एक स्टार्टर कल्चर सप्लायर जैसे जो सप्लायर्स है काफी सारे, यू कैन जस्ट सर्च इट आउट, गूगल में भी आप सर्च कर सकते हैं। तो आप इफ यू स्टिक टू ए पर्टिकुलर, अगर आप मेडवन इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका व्यवसाय भी है ना, तो आपको यूनिफॉर्म क्वालिटी बना सकते हैं। ये है एक। और फिर इंक्यूबेशन का, आई होप आप शायद इंक्यूबेटर यूज करते हैं आप? इंक्यूबेटर हम यूज नहीं करते, रूम टेम्परेचर पर ही करते हैं आप? रूम टेम्परेचर पे करते हैं। तो आप एक इंक्यूबेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इंक्यूबेटर्स बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं आता है सर। वो जैसे आप घर पे रेफ्रिजरेटर तो लेते ही है ना, वैसे ही है। हाँ, तो वो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे कि आपका दूध कितना, दही कितना आप बनाते हैं, उस हिसाब से आप सर्च, वो भी आपको मिलेगा। काफी सारे इंक्यूबेटर्स मैन्युफैक्चरर्स है, प्रोड्यूसर्स है, सब इंफॉर्मेशन आपको उसमें मिलेगा, आप देख सकते हैं उसमें। तो वो अगर एक बार स्टैंडर्डाइज हो जाएगा ना, तो आपको ज्यादातर ये प्रॉब्लम्स जो है वो। कितना टेम्परेचर रखना चाहिए मैडम? सर जो अभी हम जो स्टार्टर इस्तेमाल करते हैं उसका जो मैंने आपको बताया था कि 37 से लेके 42 डिग्री सेंटीग्रेड का वो हम रख सकते हैं। 40 या 40 प्लस और माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड आप आराम से रख सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। દશરથભાઈ, યસ સર। આ તમારા પ્રશ્નમાં મૂળ મુખ્ય વાત તમે કાંકરેજનું તમારું ફાર્મ છે એટલે કાંકરેજના દૂધમાં આ તકલીફ છે। હા, મને તો એક વાત બહુ સ્પષ્ટ છે કે કાંકરેજનું દૂધ તમારે ત્યાં હોય અથવા તો બીજી કોઈ જગ્યાએ કાંકરેજનું દૂધ હોય, કાંકરેજના દૂધના કારણે આ પ્રશ્ન નથી આવતો। રાઈટ, આ એક વસ્તુ તમારે ખાસ હોલ્સ્ટન ફ્રીઝન ગાયનું કે શંકર ગાયનું દૂધ હોય કે કાંકરેજનું દૂધ હોય અથવા ગીર ગાયનું દૂધ હોય, એવો એની એના કારણે દૂધની ગુણવત્તામાં ઝાઝો ફરક, દહીંની ગુણવત્તામાં ફરક આવવાની શક્યતા નથી। એને તમે કેવી રીતે દહીં બનાવવાની પ્રક્રિયા કરો છો એ ખૂબ જ અગત્યની છે। એટલે બેને જણાવ્યું એ રીતે તમે જો સ્ટાર્ટર કલ્ચર જે તમે વાપરશો અને હંમેશા નવું વાપરવાનો પ્રયત્ન કરશો તો કદાચ આ સમસ્યા નહીં આવે। ચોક્કસ સર। અને ખાસ કરીને તમારે વ્યવસાયિક ધોરણે કરવું છે, તમારી પાસે મોટું ફાર્મ છે અને વ્યવસાયિક ધોરણે કરવું છે તો રૂમ ટેમ્પરેચર તપ પર તમે ન કરો, ઇન્ક્યુબેટર બેને કહ્યું રીતે વસાવી લો અને સારી ગુણવત્તાની પ્રોડક્ટ તમે બનાવશો તો ખરેખર તમે વ્યવસાયમાં સફળ થશો। ઓકે, થેન્ક યુ। અન્ય કોઈ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો હોય
કોઈના મનમાં અન્ય કોઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી લો. આભાર. ડોક્ટર પીએચ વાટેલા સાહેબનો પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. સાહેબે પણ ફર્મેન્ટેડ ડેરી પ્રોડક્ટ્સ બનાવવામાં સ્વચ્છતાનું શું મહત્વ છે એ વિશે ખૂબ જ સરસ માર્ગદર્શન આપ્યું. આ ઉપરાંત સાહેબે દહીં બનાવતી વખતે ગૃહિણીઓને આવતી અડચણો અને આ અડચણોને કેવી રીતે નિવારી શકાય એ વિશે પણ સંક્ષિપ્તમાં પણ ખૂબ જ ઉપયોગી માર્ગદર્શન આપ્યું. ફરી એક વખત સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આજના નિષ્ણાંત વક્તા ડોક્ટર શ્રીજા મેડમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. આપણી સાથે જે પ્રશ્નો પૂછી અને જે જ્ઞાનનું આદાન પ્રદાન કર્યું છે એવા દશરથભાઈ અને અન્ય પાર્ટિસિપન્ટ્સનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. મને આશા છે કે આજનો આ લેક્ચર છે એ નવો ઉદ્યોગ શરૂ કરવા માંગતા એ ઉદ્યોગ સાહસિક મિત્રો છે એમને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. તો આજ માટે બસ આટલું જ. હવે ફરી આપણે આવતા મંગળવારે બપોરે 3 વાગે ફરીવાર આપણે એક નવા વિષય અને એક નવા નિષ્ણાંત વક્તા સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી અમને રજા આપો. નમસ્કાર. Thank you, madam. Thank you, madam.